आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं नीट भी निकाल पाऊंगा। तो बचपन में मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आप सोचते थे मेरे बारे में? तो मेन जो सवाल लोग जानना चाहते हैं कि भाई पार्थ गोयल पीजी क्यों नहीं कर? तो आपको लगता है कि मैंने एमबीबीएस की सीट वेस्ट कर दी? एमबीबीएस की यही एक सीट है जो इंडिया का भविष्य। आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री साइकिल सड़क पे चला सकता है। आपने कब चलाई थी लास्ट टाइम सड़क पे साइकिल, ये बताओ। आज इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं कि एक कपड़ा भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण है। तू शादी के बाद भी ऐसे ही काम। अब तू और कितने पैसे कमाना चाहता है? 15 करोड़ के आसपास। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर पार्थ गोयल। तुम मुझे यूट्यूब पे जानते होगे, एक ऐसे भैया जो कि खुद एमबीबीएस स्टूडेंट था, जिसने तुम्हें गाइड किया एंड फाइनली मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट भी किया। बट आज एमबीबीएस कंप्लीट करने के 1 साल बाद भी मैं आगे पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे पीजी नहीं कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, अपने बुक्स के बारे में बता रहा हूँ एंड कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं भैया ऐसा क्यों, आप पीजी क्यों नहीं कर रहे, आप हॉस्पिटल में काम क्यों नहीं कर रहे। एंड इसका जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं पर्सन को लेके आ जाऊँ यूट्यूब चैनल पर जिनकी वजह से मैं डॉक्टर बना था। वो थे मेरे पापा। एंड आज कुछ ऐसी कन्वर्सेशन मैं करूंगा जिससे कि तुम्हें सच में पता चलेगा कि मैं पीजी क्यों नहीं कर रहा हूँ एंड कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो कि तुम्हें अपने करियर के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो पापा, वेलकम टू द चैनल। और आज मतलब काफ़ी डिस्कशन अपन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का एक सेट बना के लेके आया हूँ मैं। केवल एमबीबीएस की बात नहीं करेंगे, केवल पीजी की बात नहीं करेंगे, और भी कई सारे सवाल जो कि मुझे लगता है बच्चों को भी जानना चाहिए और अपनी भी कन्वर्सेशन कभी हुई नहीं इस बारे में, तो होनी चाहिए। तो आज की कन्वर्सेशन थोड़ी पर्सनल भी होगी, ठीक है। बहुत सारी पर्सनल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा जो कि मैं आंसर जानना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे सिंपल से क्वेश्चन से कि पापा सच सच बताना, आप मुझे डॉक्टर क्यों बनाना चाहते थे? देखो, मैं काफ़ी समय से ये देख रहा था, किताबें भी पढ़ रहा था कि कौन सी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, वहाँ मुझे समझ में आया कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है खान पान बदलाव करके। अब मैं किसी भी पेशेंट से बात करता था तो वो यही पूछता था कि भाई आप डॉक्टर हो क्या। तो मुझे पता था कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन वो मुझसे कन्विंस नहीं होता था, मेरी बात को सुनता नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि यदि घर का एक व्यक्ति डॉक्टर होगा तो फिर किसी की भी डायबिटीज़ हम लाइफ स्टाइल चेंज करके हम ठीक कर पाएंगे, या कोई भी अन्य बीमारी। तो इस वजह से मैं ये चाहता था कि तुम डॉक्टर बनो। तो मतलब आपको पता था कि डॉक्टर बनना मेरा ड्रीम नहीं था, वो आपका ड्रीम था? मेरा ड्रीम नहीं था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ये टारगेट था कि लोग अपनी बीमारियों से जो जूझ रहे हैं वो ठीक हो पाएँ। और ये मैं देख पा रहा था कि बीपी, थायराइड, डायबिटीज़ के पेशेंट ज़िंदगी भर मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन कोई भी एक पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा। तो मैं ये चाहता था कि लोग इस बात को समझें कि वो दवाई खा के ठीक नहीं हो रहे, उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रोग्रेशन में है। क्योंकि जिस वजह से वो बीमारी हुई है उस पर वो काम नहीं कर रहे, वो एक फिक्स चाहते हैं जो कि वो अवेलेबल नहीं है। केवल वो ब्लड वैल्यूज़ तो आपकी नॉर्मल दिख रही हैं कि भाई आपकी ब्लड शुगर कम हो गई दवाई खा के, लेकिन अंदर जो प्रॉब्लम थी वो कम नहीं हुई, जिस वजह से मेडिसिन देनी पड़ रही है। और वो वजह है कि हमारा खान पान गलत है। ठीक है, तो उस बारे में अपन बात करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि अगर मान लो मैं 17 साल का होता आज की तारीख में और मैं बोलता कि मुझे यूट्यूबर बनना है या मुझे ना वहाँ से कोई बिजनेस बनाना है, डॉक्टर नहीं बनना, तो आप क्या बोलते? मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहा, तो मुझे जैसे यूट्यूब का आइडिया नहीं है तो मैं मना ही करूँगा कि क्यों चक्कर में पड़ना है। मैं उसी चीज़ के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ जिस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। तो मैं आज भी कोई चीज़ नई तुम बताते हो तो मैं मना ही इसलिए करता हूँ जहाँ मैं श्योर नहीं हूँ। तो आपको लगता है कि मैंने एमबीबीएस की सीट वेस्ट कर दी? नहीं, मुझे लगता है कि एमबीबीएस की यही एक सीट है जो इंडिया का भविष्य बदल सकती है। ये वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। आज भी तुम लाखों पेशेंट्स को ठीक कर सकते हो। कोई भी डॉक्टर इंडिया में पेशेंट्स को ठीक नहीं कर रहा, वो ट्रीट कर रहा है, दवाई दे रहा है, बीमारियों को मैनेज कर रहा है। बीमारियों को रिवर्स करना अलग चीज़ है और
मैनेज करना अलग चीज़ है। पेशेंट्स को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि हम मैनेज हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। तो आज भी लोग जैसे मुझसे बोलते हैं कि पेशेंट को ट्रीट करो, यूट्यूब पे वीडियोस क्यों बना रहे हो, तो आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। उनकी नस नस में जो है मिस नहीं, इन्फॉर्मेशन मेरे को भरी हुई बोलते हैं है। कि पेशेंट हाँ, हाँ। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब के माध्यम से दे ही सकते हो। अब आप इंडिविजुअल यदि किसी भी पेशेंट को ठीक करना चाहते हो तो एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मेडिसिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो ये उसको पता होना चाहिए। अभी पेशेंट डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की मेडिसिन तो खा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर उसको ये पहले नहीं बताता कि आप ये खाओगे तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। मेरे पास हज़ारों ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको हल्का सा टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ, और डॉक्टर उनको एक मेडिसिन दे देते हैं जो वो लाइफ टाइम में छोड़ ही नहीं सकते। और यदि वो डॉक्टर उनको ये बता देता कि भाई ये मेडिसिन मैं शुरू कर रहा हूँ डिप्रेशन की और ये कभी बंद नहीं होगी, तो वो हो सकता है कि कुछ और सोचता, लेकिन डॉक्टर ने उसको इंट्रोड्यूस कर दी और उसको अच्छा लगा, लेकिन अब वो ट्रैप में फंस गया। अब जो वो बंद कर रहा है तो उसकी पोजीशन पहले से और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हम केवल मनी ओरिएंटेड होके कोई काम नहीं करना चाहिए हमें। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए डॉक्टर। जैसे आपने बोला कि भाई हमें मनी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो कल से अगर मैं यूट्यूब अब उसका जो भी है वो छोड़ के पीजी की प्रिपरेशन चालू कर दूँ, तो आपको क्या वो सही चीज़ लगेगी? पीजी की प्रिपरेशन करके आप एक स्पेसिफिक फील्ड में जाओगे कि आप पीडियाट्रिक्स में चले गए, आप गायनी में चले गए, आप किसी भी एक इमरजेंसी मेडिसिन में चले गए, किसी में भी चले गए, लेकिन आपने वो सारे सब्जेक्ट एमबीबीएस में पढ़े हुए हैं जिसमें आप जाओगे। और जब आपने बंदे की लाइफ स्टाइल ही चेंज करनी है, वो अपनी डाइट चेंज करके हर बीमारी ठीक कर सकता है, तो आपको स्पेसिफिक होने से फ़ायदा क्या होगा? आप यदि एक फील्ड में जाते हो तो उसका क्या लाभ है? जब आप सारी फील्डों में सभी तरीके के पेशेंट को ठीक कर सकते हो, तो फिर स्पेसिफिक होने का कोई लाभ नहीं है। और वो आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो कि एक पेशेंट को 10-10 डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, जबकि उसको केवल अपना खान पान चेंज करना है, जीवन शैली चेंज करना है। अब वो जो है डिप्रेशन वाले के पास भी जा रहा है, गैस वाले के पास भी जा रहा लेकिन है। सारी बीमारियां तो नहीं चेंज हो सकती ना। कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? जैसे किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगा डाइट खान पान चेंज करके। वो तो लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है ना, वो तो एक शॉर्ट टर्म बीमारी है। वो तो एक एमबीबीएस डॉक्टर कर ही सकता है। कौन सा डेंगू या मलेरिया के लिए कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है आपको? तो मतलब क्या अपन डाइट चेंज करके सारी बीमारी दुनिया की रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, मतलब सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंटल केसेस हैं या इमरजेंसी केसेस हैं, वहाँ पे आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया या किसी की टांग टूट गई, तो ऑर्थोपेडिक में अपन मान सकते हैं कि आवश्यकता है, और हार्ट के केस में मान सकते हैं। और उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके की जीवन शैली है, वो लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी 99% केसेस में हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, और वहाँ किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा मेरा मानना भी है। और मेरे जो मूवमेंट है ईट फ्रूट्स एंड हील, उसमें हज़ारों लोग हर तरीके की बीमारियों से ठीक हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो हर तरीके की चिकित्सा पद्धति में जा चुके थे, लेकिन वहाँ उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो आपने मुझे एमबीबीएस करवाई कि भाई मेरा बेटा आगे जाके ऐसे लोगों को ठीक करे, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था शुरुआत से ही। ना मेरे को बायो लेने में इंटरेस्ट था, ना कभी
मेडिकल फील्ड की साइड इंटरेस्ट था, मेरा हमेशा इंजीनियरिंग वाला साइड या टेक्निकल साइड इंटरेस्ट था। तो आपको लगता है कि मैं अभी एमबीबीएस करने के बाद भी वो चीज़ कर पाऊंगा, लोगों को ठीक कर पाऊंगा, वो मेरी दिमाग में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा। मैं ये मानता हूँ कि आपको जब आप मान लो कि किताब लिखी, तो उसके 6 महीने पहले आपको पता था कि आप किताब लिखने वाले हो। या आपने यूट्यूब चैनल बनाया तो उसके 6 महीने पहले आपको पता था कि आप यूट्यूब चैनल बनाओगे। तो आपको क्या लगने वाला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, किस चीज़ की आवश्यकता है वो इम्पोर्टेंट है। आज पूरे देश को, पूरे संसार को इस चीज़ की आवश्यकता है कि वो बीमारियों से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल के लाखों रुपए के बिल भरने के बावजूद भी वो डेड बॉडी लेके घर आ रहे हैं। तो उनको एक आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति गाइड करे कि कैसे वो ठीक हो सकते हैं। तो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ होती है। तो तुम क्या चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो इम्पोर्टेंट है, और वो धीरे धीरे होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे आपका कहना है कि भाई दवाई नहीं देनी चाहिए, और कई बार अपना डिस्कशन हुआ है कि मेरे को दवाई नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेरा काम दवाई है, मैंने पढ़ाई दवाई करी है, बट आप कहते हो कि दवाई दिया तो फिर घर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो फिर आपने एमबीबीएस में क्यों डाला? आप नेचुरोपैथी में डाल सकते थे, किसी और चीज़ में डाल सकते थे। क्योंकि लोग मेरे से कहते भाई एमबीबीएस हो और आप दवाई नहीं देते, तो ऐसे कैसे हो सकता है फिर? मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं था कि तुम एमबीबीएस करते। मैं यही चाहता था कि नाम के आगे डॉक्टर लगे, और मुझे ये भी पता नहीं था कि तुम नीट भी क्लियर कर लोगे और इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। मुझे तो ये लग रहा था कि भले ही कोई होम्योपैथी में हो जाए, नेचुरोपैथी में हो जाए, कहीं भी हो जाए। तो मेरा टारगेट तो यही था, और मुझे ये पता था कि पेशेंट तो डाइट से ही ठीक होने वाला है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो या होम्योपैथिक बनो या एलोपैथिक बनो। पेशेंट आएगा और आप ठीक करोगे तो फिर पेशेंट और पेशेंट्स को लेके आएगा। तो आप अपनी डिग्री के बेसिस पे फर्स्ट टाइम आप पेशेंट को अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम तो आप जिस पेशेंट को हील करोगे, जो पेशेंट ठीक होगा, वो ऑटोमेटिक ही भीड़ लेके आएगा। तो इस चीज़ का मेरे दिमाग में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारा एडमिशन चूँकि हो चुका था एमबीबीएस में, इसलिए तुमने एमबीबीएस में लिया। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि तुम एमबीबीएस ही करो। तो जैसे आपने बोला कि भाई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं नीट भी निकाल पाऊंगा, तो बचपन में मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप सोचते थे मेरे बारे में? नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं थी कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हो। कभी क्लास में टॉप 5 में भी नहीं देखा मैंने। और मुझे लगता ही था कि नीट निकालना बहुत हार्ड है। तो मेरा तो जो उद्देश्य था वो यही था कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, और इसके लिए नाम के आगे एक डॉक्टर वर्ड लगा होगा तो पेशेंट को कन्विंस करना इजी होगा। तो ना मेरा टारगेट था कि तुम नीट में एमबीबीएस में एडमिशन लो, और ना मुझे उधर मैं कोई उम्मीद के रूप में देख रहा था। मेरा उम्मीद यही थी कि तुम पेशेंट्स को कैसे भी ठीक करो। तो जैसे नीट निकाला मैंने, फिर एमबीबीएस में आया मैं, फिर उसके बाद भी मैंने उधर साइड भी ध्यान दिया था, लेकिन बाद में फिर अपना यूट्यूब चैनल चालू कर दिया था, नीट के बच्चों को गाइड करना चालू कर दिया था। और स्टार्टिंग के फेज़ में मतलब आपको पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है, और आपको भी लगता पता नहीं क्या टाइम पास करता है, वीडियो बनाता है नीचे जाके। तो मतलब मुझे ऐसा याद है कि कई बार मजाक भी कहते थे कि भाई मजाक में कहता है यूट्यूबर जा रहा है, जब स्टार्टिंग में 500 सब्सक्राइबर थे, इस टाइप की चीज़ें थी। तो क्या लगता था उस टाइम पे कि ये क्या है, और क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ? मैं मतलब तुम्हारे डायरेक्शन को लेके आज भी श्योर नहीं हूँ, उस समय भी श्योर नहीं था। मैं अपने डायरेक्शन को लेके श्योर हूँ। तुम जा रहे हो तो जैसे दुनिया जा रही है वैसे ही जा रहे हो, और मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम वैसे जाओ। यूट्यूब पे तुम गए, अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे कहने से यूट्यूब पे आया। मेरे पास भी आज हज़ारों लोग यूट्यूब के ज़रिए आते हैं। मुझे किसी इंटरनेट के सोशल मीडिया से कोई परहेज नहीं है।
समस्या ये है कि आप कर क्या रहे हो। आप मान लो कि नीट की किताबें बेच रहे हो या नीट के बच्चों को गाइड कर रहे हो। मान लो 25 लाख बच्चे नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे और 1 लाख सीटें हैं, तो आपके कुछ भी करने से क्या होने वाला है। बच्चों का तो 1 लाख का ही एडमिशन होगा और बच्चे 25 लाख ही बैठे हैं, तो उससे दुनिया क्या बदलने वाली है। जिस 1 लाख ही डॉक्टर बनेंगे हर साल। आप भले ही आपके वाले बन जाएं या दूसरे यूट्यूबर के गाइडेंस वाले बन जाएं, उससे इस देश पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि डॉक्टर वो सारे 1 लाख बच्चे दवाई खिलाने वाले हैं और पेशेंट एक भी ठीक होने वाला नहीं है, तो उन डॉक्टरों का डॉक्टर बनने से क्या लाभ है। तो वो मेरे हिसाब से अभी भी यूज़लेस है। मेरा जो मोटो था खोलने का स्टार्टिंग में वो ये था कि हाँ भाई मैं बच्चों, मेरे को कुछ आती थी चीज़ें जो बच्चों को नहीं पता होती थी, क्योंकि मैंने नीट निकाला था तो मुझे पता था कि ये बातें मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, और वो मैंने बताई, फिर किताब भी बनाई, वो किताब भी चली। ये भी बात है कि हाँ भाई कोई और निकाल लेगा, किताब नहीं भी होती तो भी बच्चे डॉक्टर बन रहे होते। हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ को आसान कर दिया। वो जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती थी कि बायोलॉजी याद नहीं होती थी, वो प्रॉब्लम को आसान कर दिया, तो उसमें तो अच्छा किया ना हमने। उसमें अच्छा इसलिए नहीं किया कि मान लो तुम्हारी किताब 5,000 बच्चों ने खरीद ली और उनका नीट का एग्ज़ाम निकल गया, जिनको नहीं पता उनका नहीं निकला। और लेकिन जो बच्चों का नीट का एग्ज़ाम निकल गया, वो बच्चे डॉक्टर बन के यदि मरीजों को लूट ही रहे हैं, तो अच्छा क्या हुआ। समाज में क्या उसका प्रभाव हुआ। आज डॉक्टर बनना एक नोबल प्रोफेशन है। एक पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये सोच के नहीं जाता कि ये आदमी मुझसे कमाने के लिए बैठा है। वो ये सोच के जाता है कि ये भगवान है, ये मुझे ठीक करेगा। और जब आपका बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, आपकी किताब पढ़ के वो एमबीबीएस कर रहा है, और वो यदि डॉक्टर की जिम्मेदारी से रूबरू नहीं है, वो केवल क्लिनिक खोल के नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है, तो आपने बदल क्या दिया। आपने कुछ नहीं बदला। आपने केवल एक बच्चे का सिलेक्शन किया है। उसकी मोरालिटी, नैतिकता नहीं बदली उसकी। वो हो सकता है किसी जानवर का मांस ही खा रहा हो, वो किसी अपने भोजन के लिए हत्या कर रहा हो, तो आपने किसी को एक जनरल नॉलेज वाला ज्ञान भी नहीं दिया, उसको एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है। एमबीबीएस करने से बड़ी बात है एक अच्छा इंसान बनना। क्या आप ये दावा कर सकते हो कि आपकी बुक से पढ़ा हुआ बच्चा एक अच्छा इंसान भी बना है, या वो मरीजों के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा या अन्य जीवों के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। तो वो फिर आपने जो चीज़ बनाई है तो उसका क्या महत्व, क्या है। कोई महत्व नहीं है। तो इसी से एक सवाल पूछूंगा डायरेक्टली कि आप ऑनेस्टली बताओ कि आपको क्या क्या आपको लगता है मैं कुछ काम करता हूँ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बच्चे उतने ही सेलेक्ट हो रहे हैं। अब मान लो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट गए कि भाई मेरे बच्चे सेलेक्ट हो गए, तो भी बच्चे तो उतने ही सेलेक्ट हुए ना। आज यदि इंडिया के प्रधानमंत्री है, यदि मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसमें क्या फ़र्क पड़ गया। भाई जितने डॉक्टर बनने थे उतने बन गए। इससे तो सरकार यदि डॉक्टरों की आवश्यकता ज़्यादा है, वो सीट बढ़ा रही है, तो वो एक काम है कि भाई मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खोल दिए तो ज़्यादा डॉक्टर बन गए। आपके पढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फर्क ऐसे पड़ेगा ना कि जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो के फिर उसने किया क्या। उसने मान लो मरीज को लूट ही लिया या डेड बॉडी पकड़ा दी 10-20 लाख रुपए लूट के, तो उसमें समाज में क्या फ़र्क पड़ गया। आपको एक ऐसा सामाजिक आंदोलन बनाना चाहिए जहां आपका पढ़ाया हुआ डॉक्टर वो किसी के ऊपर अत्याचार ना करे, किसी मरीज को लूटे ना, दवाई कंपनियों से कमीशन नहीं खाए, जांच लैब वालों से कमीशन ना खाए। वो उसको यदि पैसा चाहिए तो वो डायरेक्ट मुंह पे मांगे।
पीठ पीछे छुरा नहीं कौपे मरीज के, तो वो वैल्यू आप बना सकते हो क्या डॉक्टर के अंदर? और यदि आपका पढ़ा हुआ स्टूडेंट के अंदर वो वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपने किया क्या है? तो आपको क्या लगता है कि मैं अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहा हूँ? हाँ, मुझे लगता है कि पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो, और मैंने जितनी मेहनत तुम्हारे ऊपर की थी वो भी वेस्ट हो रही है। क्योंकि जिस चीज़ की आवश्यकता इस दुनिया को है उस पे ना काम करके तुम उस चीज़ पे काम कर रहे हो जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के हिसाब से ही धरती अगले 100 साल भी नहीं जीवित रह सकती, या इंसान उस पर जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारा उधर कोई फोकस ही नहीं है, तुम भी और लोगों की तरह कपड़े खरीदने में लगे हुए हो, गाड़ी खरीदने में चाहते हो, घर बनाना चाहते हो। तुम्हें दुनिया की चिंता कहाँ है? और फिर दुनिया की चिंता कौन करेगा? आज सभी लोग इसी तरीके से सोचेंगे तो दुनिया का क्या होने वाला है? आज हम कैसा भविष्य दे के जा रहे हैं दुनिया को, जहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी? ऐसी दुनिया बना के जाएंगे हम। तुम्हारे बच्चे जब बूढ़े होंगे तो उनके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, तुम्हारा कमाया हुआ पैसे का कोई महत्व नहीं होगा। आज देखिए वेदर किस तरीके से चेंज हो रहा है, हर जगह तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो मैं डॉक्टर हूँ, यूट्यूबर हूँ और बिजनेस भी करता हूँ, तो आप इन तीनों में से मुझे क्या देखना चाहते हो लॉन्ग टर्म में? मैं एक समाज सेवी के रूप में देखना चाहता हूँ, जो समाज में सुधार लेके आए, जिससे लोगों की सोच बदले। लोग पैसे के पीछे ना भागें, डॉक्टर पैसे के पीछे ना भागें, वो मरीजों को ठीक करने की सोचें। डॉक्टर इतना ज़्यादा पजल्ड हो चुका है आज की तारीख में, इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट मेडिकल कॉलेजेस का है, इतना ज़्यादा ऊल जुलूल उनकी पढ़ाई होती है जिसमें कि नॉन रेलिवेंट चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिनको आप 11th-12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, 2 साल जी तोड़ मेहनत करते हो, उसमें एक भी चीज़ ऐसी बताई जाती है जिससे आप पेशेंट ठीक कर सकते हो? आपने MBBS में 19 सब्जेक्ट पढ़े, आपने डायबिटीज़ पे कितने पेज पढ़े, आपने थायराइड पे कितने पेज पढ़े? जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं, जो हर घर में जिसका पेशेंट है, क्या आप उनको ठीक कर सकते हो दवाई खिला के या MBBS की नॉलेज से? तो जब आप इररिलेवेंट पढ़ रहे हो, फिर आप इररिलेवेंट इतना ज़्यादा पढ़ रहे हो, 10-10 साल पढ़ रहे हो, तो डॉक्टर भी मेंटली रूप से एग्जॉस्ट हो जाता है, और उसका केवल एक उद्देश्य बचता है कि मुझे अब पैसा कमाना है, क्योंकि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज करना है। किसी भी पेशेंट को ठीक करने के लिए हर आदमी को डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये समझना है कि उसको क्या खाना चाहिए और वो डॉक्टर बन गया। हमारी बॉडी खुद अपने लिए डॉक्टर बन सकती है। तो हमें समझना है कि लाइफ स्टाइल चॉइसेस में क्या चेंज करना है। तो जैसे आपने बताया कि भाई आप खुश नहीं हो जो मैं कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे इसलिए अलाउ कर रहे हो क्योंकि मैं पैसे कमा रहा हूँ इससे, इसलिए? नहीं, तुम्हारी चॉइस है। यदि मैं तुम्हें मना कर दूं और ये बोलूं कि ठीक है अब तुम्हें ये सब काम नहीं करना, ये काम करना है, तो क्या तुम तैयार हो? पैसा हमें खाना तो है नहीं है। हमें कितना पैसा चाहिए जीवन जीने के लिए? मैंने कैलकुलेट किया था 15 से 20 करोड़ चाहिए एक इंसान को, मतलब चलाने के लिए। तो वो गलत कैलकुलेशन है तुम्हारी। जितनी भी प्रजातियां इस धरती पे हैं वो बिना पैसे के जीवित हैं। इंसान में ऐसा क्या डिफेक्ट है जो उसको जीने के लिए पैसा चाहिए? मर भी तो रही है ना वो, उनको कोई भी मार रहा है, मर काट इसलिए रहा है। थोड़ी रही हैं कि उन पे पैसे नहीं हैं। मर इसलिए रही हैं कि आप उनको मार रहे हो, और यदि आप उनको मार रहे हो तो आप अपनी मौत की तैयारी कर रहे हो। ये जो पैसे वाली बात है ये नेचुरल नहीं है। ये पैसा एक आर्टिफिशियल चीज़ है। आप कितना भी पैसा कमा लो आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि पैसे से जो भी आप साधन खरीद रहे हो, आप गाड़ी खरीदोगे, आपकी मोबिलिटी कम होगी, बढ़ेगी नहीं। पहले आप साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, अब चलते हो नहीं। अब आपको कहीं भी जाना होता है, फिर आपने एक्टिवा ली,
कि मैं स्कूटर से जाऊंगा, अब आप कहते हो मुझे तो कार से ही जा सकता हूँ। तो आप अपने शरीर की मोबिलिटी कम कर लोगे तो फिर क्या होगा? कुछ समय बाद आप मूव ही नहीं कर पाओगे। आपको मूव करने के लिए आप जिम जा रहे हो, वहाँ भी पैसे दे रहे हो और गाड़ी खरीदने में भी दे रहे हो, पेट्रोल के भी दे रहे हो। देखो तो कन्वीनियंस है ना, अब कहीं जब 10 मिनट में पहुंचना है, आदमी पैदल जाएगा तो 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, लेकिन पैदल चल रहे हो क्या आप 10 मिनट भी पैदल चलने को तैयार हो क्या? या 10 मिनट भी साइकिल सड़क पे चलाने को तैयार हो क्या? आज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री साइकिल सड़क पे चला सकता है, उसको इतनी समझ है। आपने कब चलाई थी लास्ट टाइम सड़क पे साइकिल, ये बताओ। तो आप तो पैसे की अंधी दौड़ में लगे हो ना कि मेरे को अब साइकिल मेरे लिए बेकार हो गई, अब गाड़ी चाहिए। तो पैसा आपको आपके लिए प्लस पॉइंट लेके नहीं आ रहा, वो समाज में दिख रहा है प्लस पॉइंट। आपकी सेहत के लिए निगेटिव है। आपने मकान ले लिया, आपने एसी लगा लिया, अब आपको बाहर की ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। अब आपने अपने कमरे को पैक कर लिया, अब अंदर की ही हवा अंदर घूम रही है। जब तक एसी नहीं लगा था तब तक तो बाहर की भी खिड़की आप खोल लेते थे, एसी लगा के खोल पा रहे हो क्या? तो आप पैसे से क्या खरीद रहे हो? बीमारी खरीद रहे हो आप। अच्छी जगह भी तो खरीद सकते हैं हम, कहीं बीच पे रहने लगे, वहाँ घर खरीद लिया, वहाँ पे हवा आ रही है। सभी बीच है ना। यदि कोई ये सब नहीं करे, बिल्डिंगें नहीं खड़ी करें, अपन फ्लैट नहीं बनाए, दरवाजे ऐसे नहीं बंद करें, एसी ना लगाएं। मैं बीच पे भी गया, वहाँ भी लोग एसी में रह रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि बीच वाला एसी नहीं चला रहा है, वो भी खिड़की बंद करके बैठा हुआ है। उसको एक मच्छर भी उसको परेशान कर रहा है तो वो हाल तुरंत कांच की खिड़कियाँ बनवा ली उसने। तो बीच पे जाने से सोच थोड़ी बदल जाएगी। बीच में आप रह थोड़ी पाओगे। पैसे से आप कुछ नहीं खरीद पाओगे। तो बात पैसे पे आ गई है, और पैसे की ही मेरे को बात करनी थी कि आपने कई बार बोला है कि पैसे कमाना बंद करो, है ना। तो वो मतलब आपको डर नहीं लगता कि ऐसे बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी और फैमिली कैसे चलेगी? मेरा मानना यह है कि हम जो भी काम करें तो हम वैल्यू क्रिएट करें। पैसा कमाने में और वैल्यू क्रिएट करने में बहुत फ़र्क है। पैसा किसी को लूट के भी कमाया जा सकता है, लेकिन यदि हम किसी के जीवन में वैल्यू क्रिएट करते हैं और हम उससे भले ही पैसा ना लें तो वो व्यक्ति जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। और हम किसी से पैसा ले लें और उसके लिए वैल्यू क्रिएट ना करें तो वो आदमी हमको चोरी समझेगा। तो पैसा लेना महत्वपूर्ण है ही नहीं। हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या लोगों का जीवन बदल रहा है? क्या लोग जीवन भर आपका एहसान मान रहे हैं? यदि मान रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हो। यदि लोग आपका एहसान नहीं मान रहे, आपने कुछ किया नहीं उनके लिए, तो पैसे का कोई यूज़ नहीं है। तो कल परसों ही अपनी बात हुई थी, तब मैंने पूछा था कि भाई मुझे मतलब आपने पूछा था कि पैसे क्यों कमाए, तो मैंने कहा मुझे तो दुनिया ट्रैवल करनी है, उसके लिए पैसे कमाने। तो आपने बोला था कि ट्रैवल करो, मैं दे दूंगा पैसे, तुम मत कमाओ, फिर है तुम्हें तो ऐसा क्यों बोला आपने? देखो, ट्रैवल करने के लिए पैसा नहीं चाहिए। ट्रैवल करने के लिए ट्रैवल करने वाला माइंडसेट चाहिए। मैंने इसलिए बोला कि तुम ये कह रहे थे कि पैसा कमा के मैं दुनिया ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यदि पैसा कमा के तुम दुनिया ट्रैवल करना चाहते हो तो पैसा मत कमाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य जो है दुनिया ट्रैवल करना है तो वो आज कर सकते हो। उसके लिए आप अपने जीवन के 10 साल वेस्ट करो, वो कोई मतलब नहीं है। वो आज कर सकते हो। आज भी कई सारे पेशेंट जो हमारे द्वारा ठीक हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि आ जाओ सर, आपके लिए रहने खाने की व्यवस्था। तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे तुम्हारे रहने खाने की फ्री में व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए दिन रात लगो पैसे कमाने के लिए, वो यूज़लेस है। तो आपको क्या लगता है कि पैसे के पीछे पागल हो गया हूँ? हाँ, मुझे ये लगता है कि मतलब कोई भी ऐसा उद्देश्य जीवन में नहीं बचा है जिसमें जन कल्याण की भावना हो। हम पैसा कमाने से कुछ भी होने वाला नहीं। आज जितने बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं जो सक्सेस हुए, तो उनके व्यापार में भी कहीं ना कहीं जन कल्याण की भावना थी। तो वो मुझे मिसिंग लगती है। तो आपके हिसाब से कितना पैसा इनफ है? मेरे हिसाब से पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी इनफ नहीं है? मतलब बिल्कुल जरूरत नहीं है? मैंने अपने यहाँ पे फ्री में फल खिलाता हूँ मैं, कि जितने भी मर्जी आ जाओ लोग। आज यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि जितने भी मर्जी लोग आ जाएं फल खाने या हमारे घर पे रहें और फल खाएं, तो उनकी व्यवस्था मैं करूँगा। मुझे लोग नहीं मिलते, तो हम
पैसे का यूज़ किस चीज़ में कर रहे हैं। वो खाने के लिए, जो इसको खाने के लिए हम डिज़ाइन नहीं है, फिर हम बीमार पड़ेंगे, फिर डॉक्टर्स को दवाई के लिए पैसे देंगे। तो जब अन्य जानवर भी जिस चीज़ को खाने के लिए डिज़ाइन है वो खाते हैं और मज़े करते हैं, तो वैसे ही जीवन मनुष्य भी जी सकता है। आज यदि फलों के पेड़ लग जाएं तो किसी को ना भीख मांगने की ज़रूरत है, नौकरी करने की ज़रूरत है। पैसे से आप क्या कर रहे हो? जैसे आप रोटी खाते हो तो उसमें श्रम की आवश्यकता है। पहले किसान को खेती करनी पड़ेगी, फिर उसको गेहूँ निकालने पड़ेंगे, फिर उस गेहूँ को पीसना पड़ेगा, फिर उसकी रोटी बनानी पड़ेगी। तो इन अलग अलग चीज़ों में अलग अलग आदमी इन्वॉल्व होंगे और वो ये करना नहीं चाहते, वो पैसे के लिए ये काम करेंगे। तो उन लोगों से ये काम कराने के लिए हम पैसा, एक करेंसी लेके आए। लेकिन मान लो कि सभी जगह फल के पेड़ लगे हुए हैं और आदमी को नमक की लालच नहीं है, तो उसको फिर पैसा कमाने की क्या ज़रूरत है? आम के पेड़ पे आम लटक रहे हैं, आप तोड़ के खा लो। लेकिन गर्मी लग रही है, पानी चाहिए, पानी नहीं गर्मी है। तो आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आप पका हुआ भोजन ले रहे हो। या ठंड लग बाकी रही है, जानवरों को तो नहीं लग रही। ठंड लग रही है। ठंड में वही गाय घूम रही है बिना कपड़ों के, आप ही को क्यों ठंड लग रही है? आज इतने ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं कि एक कपड़ा भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण है जिसका कोई इलाज नहीं है। आप सर्च करो गूगल पे, आप जो कपड़े पहनते हो, जो खरीदते हो, फिर जब उनको डिस्कार्ड कर देते हो वो जाते कहाँ हैं? क्या वो डिकम्पोज हो जाते हैं? वो कचरा बन के पूरी धरती पे हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिक भी रहती है। वो पूरी तरीके से नेचुरल कपड़े नहीं होते हैं। तो आप क्या बना के जा रहे हो? तो जब मैं एमबीबीएस में आया तो एमबीबीएस करना नहीं चाहता था। फिर मेरा बॉन्ड था 30 लाख का, वो भरने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया कि भाई मुझे कमाने जिससे कि मैं यहाँ से छूटूँ। और इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हुई, मतलब आपको भी लगता था कि ये सब चीज़ें देखो यूट्यूब से कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ें ऐसी ही हैं। बट उस चीज़ ने मुझे फ्यूल करा कि नहीं, मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। और फिर मैंने इतना पैसा करा पिछले 4-5 साल में कि भाई मैं आज एक BMW ले सकता हूँ, मर्सिडीज ले सकता हूँ, एक घर ले सकता हूँ। बट फिर मैं जब आपसे बोला कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो आपने मना कर दिया कि नहीं, नहीं खरीदवाना, नहीं आएगी कोई कार, सिंपल कार ले लो या फिर मत लो। और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ और ज़्यादा हर्ट करी कि अब तो मैंने कर भी लिया तो भी मुझे अब नहीं मिल रहा, तो मेरे फ़ायदा क्या हुआ सब करने का? तो आपका क्या सोचना है इस पर? देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। हम BMW क्यों लेंगे और उससे लोगों को कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, और यदि लोगों को ख़राब लगेगा तो वो अच्छा नहीं है। आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आए, दूसरे में इन्फीरियरिटी आए, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। हमको सबको साथ में लेके चलना है। यदि हमारा बजट है तो हम एक ऐसा काम कर सकते हैं, डॉक्टर भी हैं हम, कि सबका स्वास्थ्य लाभ हो। हम एक ऐसी फैसिलिटी बना सकते हैं जहाँ पे पेशेंट आए और वो फ्री में ठीक होके जाए। हम यदि 25 लाख की गाड़ी ले लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? उससे कौन हमको दुआएं देगा? हर आदमी बद्दुआ ही देगा कि इस पे गाड़ी है, देखो ये बात भी नहीं करता ढंग से। तो लोगों की निगेटिविटी आएगी हमारे अंदर। कुछ लोग मुंह पे पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहे होंगे, कुड़ रहे होंगे। तो वो जलन कुड़न क्यों लेनी है हमें किसी की? हमें लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों को भी ऊपर उठाना है। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उठ जाएं, हमें सबको बराबर में रखना है। या तो सबको एक एक BMW आप गिफ्ट कर दो, तो फिर तो आपके BMW की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यदि अभी मान लो कोई नीचे तबके का व्यक्ति भी BMW से जा रहा है, फिर आप कैसे सोचोगे? तो आप क्यों लेना चाह रहे हो फिर BMW? कि लोग आपको ऊपर देखें और आप नीचे देखो उनको? तो ये सोच सही है क्या? मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके पास मारुति 800 थी। 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो भी मारुति गाड़ी थी। उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरे पास BMW होनी चाहिए। और देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे वो। जब देश डूब रहा था तब उन्होंने बचाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, 10 साल फाइनेंस मिनिस्टर रहे और 10 साल प्रधानमंत्री रहे। उस व्यक्ति की सोच कॉपी करो ना। आपका कहना है कि जैसे जो BMW की तरफ भाग रहा है इंडिया के नौजवान और मर्सिडीज लेना है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो
देश को गर्त में ले जा रहा है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक सोच में चल रहे हैं, हमें देश से कोई मतलब ही नहीं है। BMW बनाने में पैसा कहाँ जा रहा है आपका? देश का पैसा किसको दे के आ रहे हो? आप दूसरे देश को दे के आ रहे हो, और आप अपने अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हो जो कि किसी चीज़ को ओन करने से आएगा। आप एक अच्छी घड़ी लोगे तो आप अच्छे लगोगे, और आपके पास घड़ी खराब है तो आप बेकार लग रहे हो। तो क्या आपका कैरेक्टर, आपका कॉन्फिडेंस एक घड़ी के ऊपर डिपेंड है? आपके काम के ऊपर डिपेंड नहीं है। कोई आदमी बेईमानी का काम कर रहा है, अच्छी घड़ी पहना, तो आप उसको ज़्यादा अच्छा सोचोगे क्या? या कोई आदमी ने मान लो आपकी कोई बीमारी ठीक कर दी, उस पर घड़ी नहीं है, तो उसके लिए अच्छे अच्छे थॉट आएंगे। किसके लिए अच्छे थॉट आएंगे? पर मान लो कोई बीमारी ठीक भी कर रहा है और घड़ी भी है, कार भी है। तो बीमारी आप अभी ठीक कर कहाँ रहे हो? अभी तो आप नीट के बच्चों को गाइड कर रहे हो, जो सोच रहे हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मैक्रो लेवल पे किसी को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। यदि 5,000 आपके मान लो 25 लाख बच्चे ही बायोहैक खरीद लो, सबके 20-20 50-50 नंबर बढ़ जाएं, तो किसका एडमिशन होगा? 25 लाख का तो नहीं होगा ना, जितनी सीटें उतनी ही एडमिशन होगा। तो आपके लिए सक्सेसफुल इंसान कौन है, और क्या आपको लगता है मैं सक्सेसफुल हूँ? देखो, ये तो बेसिक चीज़ है। अपन यदि सक्सेस का भी एक वो रहता है, तो उसमें पैसा एक बेसिक नेसेसिटी में आता है। अब नेसेसिटी के बाद किसी पे कंफर्ट होते हैं, फिर लग्जरीज होती हैं। उसके बाद जो है, जिसका मान सम्मान ज़्यादा होता है, वो सक्सेसफुल माना जाता है। और मान सम्मान में आपने क्या किया है, क्या बदला है दुनिया में, ये इम्पोर्टेंट है। मान सम्मान लोग जो पैसे को महत्व देते हैं, वो पैसे वाले का मान सम्मान करते हैं। लेकिन जो आदमी मर रहा होता है ना, वो अपनी जान को ही महत्व देगा, तो बचाने वाले का ही मान सम्मान करेगा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। हमारे पास पेशेंट आते 24 घंटे पेन से जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस के। ऐसे कई पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो चुके हैं, जो पिछले 20 साल से 24 घंटे पेन से जूझ रहे हैं, या 10 साल से पेन से जूझ रहे हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो? वो दिन रात पेन से जूझ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हे भगवान मुझे ठीक कर दो। पर जो नहीं जूझ रहे, जो 90% पॉपुलेशन नहीं जूझ रहे ना, उनको तो फर्क पड़ता है कि आप नहीं, 90% जूझ रही है किसी ना किसी प्रॉब्लम से, बल्कि 99%। किसी को आर्थराइटिस नहीं है, किसी को थायराइड है, किसी को थायराइड नहीं है, किसी को रात को नींद नहीं आ रही, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, कोई डॉक्टरों के बिल से जूझ रहा है, तो कोई मान लो कि पारिवारिक विवाद से जूझ रहा है, कोई पति पत्नी के रिलेशन की वजह से जूझ रहा है, किसी को डिप्रेशन ही हो गया है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो हर आदमी जूझ रहा है क्योंकि वो चाहता है, ऐसी चीज़ में वो सुख देख रहा है जिसमें वास्तविक सुख है ही नहीं। जो पैसा भी कमा लिया, जिसने 500 करोड़ भी कमा लिया, वो 5,000 करोड़ कमाना चाहता है। जिसने 5,000 करोड़ कमा लिया, वो 50,000 करोड़ कमाना चाहता है। तो सुखी कोई नहीं है। सुखी तो आप वो करके हो सकते हो जिसके लिए आप डिज़ाइन हो। वो चाह के तो सुखी हो ही नहीं सकते, जो दुनिया चाहती है, लेकिन आपका डिज़ाइन नहीं है उसके लिए। जो मनुष्य के बॉडी का जो डिज़ाइन है, और वो बॉडी जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन है, वो करके ही आप सुखी हो सकते हो। और वो डिज़ाइन ये नहीं कहता कि आप गाड़ी में बैठ के घूमो। गाड़ी में बैठ के घूमोगे तो आपको थोड़ा सा हाई मिल जाएगा, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन नई गाड़ी में घूम लोगे, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा, खुशी थोड़ी मिलेगी। लेकिन यदि आप मान लो सुबह घूमने जा रहे हो, तो आप खुले में टहलने के लिए, घूमने के लिए डिज़ाइन हो, तो वो खुशी इटर्नल है, हमेशा ही मिलेगी आपको। मुझे खुशी मिलती है कि भाई मुझे टीम बनाना है, मुझे मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, बुक्स बना तो रहे हैं, आप एप्रिसिएशन चाहते हो ना टीम का, लोग आपको यस सर करें। अभी मान लो टीम में उल्टा हो जाए, सब लोग आपको जो है गालियां दें,
फिर आप टीम बनाना चाहते हो क्या? आप यस सर सुनना चाहते हो, इसलिए आप टीम बनाना चाहते हो। तो वो जरूरी टीम है। बना किस चीज़ के लिए रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है टीम बनाने का, उसका जो कॉज है वो कितना बड़ा है। आज जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी व्यापार बने हैं, आज जैसे ओला कैब भी बनी है, ओयो होटल भी बने हैं, तो उनके पीछे एक लॉजिक था। आपका लॉजिक क्या है? एक आदमी को समस्या है कि भाई टैक्सी नहीं मिल रही, उसने ओला बना दिया। आपकी समस्या क्या है जिसके पीछे आप काम करना चाहते हो? नीट। नहीं, आपकी समस्या थी जब आपने बायोलॉजी की किताब लिखी, तब आपको समस्या थी कि मेरे को बायोलॉजी समझ में नहीं आती। आज क्या समस्या है? आज आपकी कोई समस्या नहीं है। तो व्यापार में कूदने के लिए समस्या का निदान बहुत जरूरी है, उसके लिए समस्या को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप टीम बनाना चाहते हो, लेकिन समस्या तो ढूंढो कि आपकी समस्या क्या है, तब तो आप किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे, तब तो व्यापार होगा। आप बिना समस्या के, बिना निदान के टीम किस चीज़ की बना रहे हो? तो मेन जो सवाल लोग जानना चाहते हैं कि भाई पार्थ गोयल पीजी क्यों नहीं कर रहा, और आपने खुद ने मना किया कि भाई पीजी तुम मत करो और दवाई तुम्हें देनी नहीं है जीवन भर, तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई बीमारी ठीक हो जाती हो। यदि आप ये कहते हो कि भाई बुखार आता है, हम पैरासीटामोल देते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, गलत है वो तो। गलत है। यदि हम एंटीबायोटिक देते हैं तो फ़ायदा होता है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब जो भी माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह उसको मार देता है एंटीबायोटिक। तो बैक्टीरिया पूरे गट को खाली कर देता है, सारा बैक्टीरिया मर जाता है, उसके बाद गट के बहुत ज़बरदस्त इशू होते हैं। तो डॉक्टर ये तो कहता है कि भाई एंटीबायोटिक दे दो, लेकिन जितने भी बुखार होते हैं वो 3-4 दिन में अपने आप चले जाते हैं, लेकिन जो एंटीबायोटिक का असर होता है वो जीवन भर नहीं जाता। और गट की इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनको ठीक डॉक्टर कर ही नहीं सकता, हो सकता है अपन भी ठीक ना कर पाएँ। और बड़े बड़े देशों में एंटीबायोटिक इस तरीके से दी नहीं जाती जिस तरीके से पंजीरी इंडिया में बांटी जाती है। खिलाड़ियों को एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, वेट करते हैं वो, क्योंकि एक बार एंटीबायोटिक दे दो तो परमानेंट उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो हम ही इतने गरीब क्यों हैं कि हमको आंख बंद करके वो दवाइयाँ दी जा रही हैं जो भी नुकसान कर रही हैं, और उन दवाइयाँ को देने के लिए आप और पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई क्यों? तो जैसे पढ़ाई की बात करी आपने, तो आपका कहना है भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, उतना कुछ रिजल्ट नहीं है। तो मेरी ऑडियंस नीट एस्पिरेंट है सारी, तो इनको आप क्या बोलना चाहोगे, स्पेशली जिनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स नहीं आ रहे अच्छे? मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो क्या करें अपनी आपको लाइफ में? आपको यदि आप ये चाहते हो, आपके दिमाग में कोई ये है कि भाई मेरा किसी भाई का या मेरे किसी रिश्तेदार का इलाज मैं नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक बार आप हमसे जुड़ के देखो, हो सकता है बिना पैसे के आप ठीक हो जाओ। तो इसके लिए यदि आप डॉक्टर बन रहे हो, या आप किसी को ठीक करना चाहते हो, या आप खुद को ठीक करना चाहते हो, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तो एक बार जो है 3 दिन केवल फल खा के देखो आप, क्योंकि हमारी बॉडी केवल फल खा सकती है बिना किसी टेम्परिंग के। जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें गर्म करना पड़ता है, आटा बनाना पड़ता है, नमक डालना पड़ता है। कोई भी चीज़ हम सैलेड भी खाते हैं तो उसमें भी या तो नमक डालते हैं या ड्रेसिंग डालते हैं, या हम उसको एंजॉय नहीं करते। लेकिन जब हम मैंगो खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं, तो हम उसको एंजॉय करके पेट भर के बिना किसी ऑल्ट्रेशन के खा सकते हैं, क्योंकि हमारा डिज़ाइन है। तो जब हम उस डिज़ाइन के अनुकूल 3 दिन भी फल खाते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये आप अपने घर पे करके देखो, यदि आपको फ़ायदा समझ में आता है तो आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। बट जैसे जितने भी नीट के बच्चे होते हैं, मैंने एक बार फॉर्म डाला था कि भाई डॉक्टर क्यों बनना है, तो रिस्पेक्ट के लिए, पैसे के लिए सबसे ज़्यादा आता है भैया पैसे के लिए बनना है मुझे डॉक्टर, और पैसे कमाएंगे हम डॉक्टर बन के, क्योंकि हमें पैसे मिल जाएंगे तो हमारे घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर बनना है।
ये तो आदमी BDS कर ले, फिर उसके बाद जो भी है वो कर ले, लेकिन उसका पहले MBBS ही होता है और नॉन नेगोशिएबल भी होता है, इसके लिए वो ड्रॉप भी ले लेता है 2-2 3 दिन। तो ऐसे लोगों को क्या बोलोगे आप? आप ये देखो कि मान लो कि एक वर्कशॉप है जहाँ पे कोई भी गाड़ी ठीक नहीं होती, वो पैसे भी लेता है वो। और एक वर्कशॉप है कि वहाँ पे गाड़ियाँ ठीक हो जाती हैं, तो आप किस गाड़ी पे जाके, किस वर्कशॉप पे जाके अपनी गाड़ी को रिपेयर कराओगे? यहाँ ठीक हो जाती है। तो मैं आपसे ठीक करने की बात कर रहा हूँ ना, पैसे आप ले लेना, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि आप ठीक करो। अभी जो डॉक्टर कर रहा है वो पैसे ले रहा है, ठीक नहीं कर रहा, कमीशन खा रहा है दवा कंपनियों से, लैब से, ठीक नहीं कर रहा वो। तो ये ठीक नहीं करना ठीक नहीं है। तो आप जैसे ये बातें मुझे पिछले 5-6 साल से कर रहे हो ऑलरेडी, और पहली बार मैं अपने यूट्यूब पे बच्चों को बता रहा हूँ। अब इन बातों से मुझे एक डर आता है कि भाई जैसे मान लो कि आपने बोला कि भाई इस चीज़ में काम करो और जो एग्जिस्टिंग चीज़ है यूट्यूब, इसको अभी छोड़ना ही पड़ेगा मेरे को। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई 6 महीने बाद अगर मैं काम नहीं करूँगा तो यूट्यूब चैनल मेरा ख़त्म हो जाएगा, बुक्स हो सकता है नहीं सेल हो, और भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएँ टोटली, और इनकम ख़त्म हो जाए। और अभी हमारी फैमिली में इतनी नहीं है चीज़ें कि जो है ना हम मतलब, क्योंकि हमारा मेन सोर्स यही है अभी। तो क्या आपको लगता है कि डर नहीं लगता आपको? मैं पहले बहुत डरता था, इस तरीके के थॉट मेरे दिमाग में भी आते थे। और 2006 में अचानक से मेरा जो बिज़नेस था, जो मैं 1988 से कर रहा था, वो अचानक एक दिन में बंद हो गया। उसमें एजेंसी का काम था, वो एजेंसी चली गई और पूरा मेरा नेटवर्क बना हुआ था वो सब बंद हो गया। तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन 3 दिन में दूसरी कंपनी आ गई और बढ़िया काम हो गया। तो मैंने देख लिया कि जब आप मर भी रहे होते हो तो आपका पुनर्जन्म होने वाला होता है, आपकी लाइन चेंज हो रही होती है। कहावत भी है ना, डर के आगे जीत है। भले ही वो ऐड में बोला गया सेंटेंस है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इसको फील किया है। डरने से कोई लाभ नहीं है, डर के व्यापार नहीं होते, डर के कोई काम नहीं होता। आप वो काम करो जो सही है। जिन लोगों ने वो काम किया जो सही था वो आगे बढ़े हैं, जो डर के जीते हुए वो जी नहीं पाए जीवन में कभी भी। एक बार मरना है, एक ही बार मरना है। आप यदि डरोगे तो रोज़ मरोगे, डेली मरोगे। डेली मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको शायद पता हो नहीं पता हो, पिछले साल अक्टूबर में मैंने यही किया था। मैं परेशान हो गया था चीज़ों को लेके, और मैं ट्रैवल करने निकल गया था, और 1 महीने तक मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी यूट्यूब पे। लेकिन 1 महीने बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि चीज़ें डाउन जा रही हैं और मुझे वापस आना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें हाथ से निकल भी सकती हैं। तो आपको क्या लगता है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है? तुम उस समय भी मज़े मारने गए थे, कोई समाज सेवा के लिए नहीं निकले थे। मैं यहाँ पे समाज सेवा की बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे फालतू बैठने की बात नहीं कर रहे, हम दुनिया को ठीक करने की बात कर रहे हैं। हम यदि घूमने भी जाना है तो हम दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। हम किसी होटल में जाके नहीं बैठ जाएंगे या किसी स्विमिंग पूल पे जाके नहीं बैठ जाएंगे। लोगों से मिलेंगे, लोगों की समस्या को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर मैं पिछले साल से कम पैसा कमाऊंगा तो मुझे फेलियर फील होगा। तो आपको क्या लगता है, मेरी एम्बिशन है या मेंटल प्रॉब्लम है? ये आपकी कंडीशनिंग है जो समाज से ही आ रही है। समाज में आपको एप्रिसिएशन तभी मिल रहा है जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो फाइनेंशियली। ऐसे ही सबके साथ होता है। अभी झुनझुनवाला मर गए थे, राकेश झुनझुनवाला। कमाते हुए उनकी एयरलाइंस भी लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपना स्वास्थ्य नहीं देखा। जब तक वो कमाते हुए, जब तक वो जिंदा थे, हर आदमी उनको अप्रिशिएट कर रहा था। अब वो मान लो 5,000 करोड़ रुपये अपनी बीवी के लिए छोड़ के चले गए, तो वो कमाते हुए उन्होंने ना तो अपने ऊपर खर्च कर पाए, तो पैसे का यूज़ क्या किया? यदि वो 10 गुना कम भी कमा लेते और वो अपने ऊपर उसको खर्च कर लेते या किसी एक सामाजिक व्यवस्था बनाए थे जहाँ सभी को फ़ायदा हो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद था।
लेकिन लोग ऐसे आदमी को अप्रिशिएट ही करते हैं जो पैसा कमाता है, और आप उस अप्रिसिएशन के पीछे भाग रहे हो। आपको वास्तविक आवश्यकता कहाँ है उस चीज़ की? आप जो हर साल के लिए एक बड़ा टारगेट सेट कर रहे हो कि मुझे ज़्यादा कमाना है, आप ज़्यादा खाते कहाँ हो? आप 2 जोड़ी कपड़े भी पहन सकते हो, 200 जोड़ी भी ला सकते हो साल भर में। आप डेली कपड़े नए खरीद सकते हो, धो ही मत ही, फेंक दो उनको। आपके चैनल पे क्या लोग आपके कपड़े देखने आते हैं क्या? यदि लोग आपके कपड़े देखने आते हैं तो बहुत हल्की ऑडियंस है आपकी। लोगों को आपको सुनने आना चाहिए और लोगों के जीवन में बदलाव आना चाहिए, वही मुख्य उद्देश्य है। तो आपको क्या लगता है मैं काम क्यों करता हूँ? कि मुझे काम करना पसंद है या मुझे रुकने से डर लगता है? काम करना तुम्हें पसंद है, रुकने से भी तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुम कोई भी चीज़ या तो ऊपर जाती है व्यापार में या नीचे जाती है। तो तुम नीचे जाना नहीं चाहते, ऊपर जाना चाहते हो। और एक मेहनत का ये ट्रैप होता है, तुम उस ट्रैप में फंस चुके हो। और मैं उस ट्रैप को थोड़ा दूर से देखता हूँ कि तुम अपनी सेहत पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, दिन रात उसी में लगे हुए हो, और सफलता चाहते हो और पैसा चाहते हो। तो वो एक लाइफलेस टारगेट्स हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको झुनझुन वाले का एग्जांपल दिया, ऐसे हज़ारों एग्जांपल हैं जो जीवन के अंत तक जो है भागते हुए उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, खुद के लिए भी कुछ नहीं किया, और उनका जीवन बेकार हो गया। तो आपके हिसाब से अल्टीमेट सही जीवन क्या है? सही लाइफ क्या है? सही लाइफ ये है कि हम हर दिन सुकून से जी सकें और हमारी वजह से लोगों के जीवन में सुकून आए। यदि हमारी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हों, आज मान लो आप 500 रुपये के कपड़े पहनते हो, 50,000 के कपड़े पहनते हो, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप 500 का जूता भी पहन सकते हो, 50,000 का भी पहन सकते हो। अब यदि आप 500 का जूता पहन रहे हो तो आदमी आपको देख के फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, आप उसके रोल मॉडल हो। 50,000 का जूता पहनोगे तो लोग सोचेंगे कि यार हमें भी 50,000 का जूता पहनना है। अब 50,000 का जूता पहनेगा वो, तो वो मेहनत करेगा। वो मेहनत किसके लिए करेगा? आपके लिए नहीं कर रहा, वो जूता बनाने वाली कंपनी के लिए कर रहा है। तो आप चाहते हो कि आपकी वजह से कोई जूता बनाने वाली कंपनी के लिए मेहनत करे, कोई कार बनाने वाली कंपनी के लिए मेहनत करे, जिस कंपनी का उद्देश्य ये है कि सामाजिक एक भेदभाव क्रिएट करके पैसा कमाना है, और लोगों के मन में ये सोच डालनी है कि हम यदि ज़्यादा महंगी चीज़ पहनेंगे तो हम ज़्यादा सुखी हैं या ज़्यादा अच्छे हैं। तो वो सोच होना या डालना अच्छी बात है क्या? ये बात तो है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आप स्कूल में पढ़ते थे तो एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते थे ना आप। वहाँ पे ये सिस्टम होता है कि कोई भी आदमी महंगे से महंगे कपड़े पहन के आ सकता है। तो आप स्कूल में कैसे रहते थे? फिर पिताजी से यही कहते रहते कि पिताजी उसके कपड़े अच्छे हैं। तो फिर आपने स्कूल में सीखा क्या? यूनिफॉर्मिटी कहाँ चली गई आपकी? तो अगर मैं इसी स्पीड से 10 साल तक चलता रहा तो आपको किस चीज़ का डर है? मुझे डर है कि जो वृक्ष जो है सबको ऑक्सीजन दे सकता है, सबको फल दे सकता है, वो वृक्ष जो है उसकी सोच क्या हो गई है? यूट्यूब चैनल इस सोच के साथ शुरू हुआ था कि मुझे बच्चों की हेल्प करना है। आज बात ये हो रही है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी जगह पे रहना है। तो वो सोच बदल चुकी है। मैं ये चाहता हूँ वो सोच वापस आए, और अब स्टूडेंट के साथ साथ उन सारे पेशेंट की भी बात हो जो अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब की बार लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। अब की बार हर आदमी का हाथ पकड़ के उसको उठाना है। स्टूडेंट को उठाने से भी
एज ए होल किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सीट्स उतनी हैं, एडमिशन उतने ही हैं। लेकिन जब पेशेंट्स का हाथ पकड़ के आप उठाओगे तो उनको फ़ायदा होने वाला है, रियल फ़ायदा होने वाला है। लोग अपने दर्द से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे आपने जो भी मैंने बिजनेस खड़ा किया बुक्स का, उसमें आपने हमेशा मेरा साथ दिया स्टार्टिंग में, और विद टाइम बट मुझे ऐसा फील होने लगा कि भाई आपको उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो जितना मैं मतलब उस चीज़ को बड़ा बनाना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है उस बारे में, क्या सोचते हो? हाँ, मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे भी अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और हर चीज़ का एक सैचुरेशन होता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मेहनत करके हम कहीं, ऐसा भी नहीं है कि 5 साल में किसी भी दिन जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। बट जैसे मेरे साथ ये होता है कि भाई मुझे एक एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जो कि मुझे गाइड कर पाए, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ऐसी कोई चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपके पास आता हूँ, आपसे पूछता हूँ, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते हो कि इतने क्या फालतू सवाल पूछ रहा है। रीज़न वही अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई आपको वो चीज़ नहीं करनी, वो आपको कुछ और लक्ष्य है। लेकिन अभी तक तो मेरा यही था, आज के बैठक के पहले भी, कि इसको ग्रो करना है। और मैं कई बार कंफ्यूज ही रहता था, फिर मैं सोचता था कि मैं किसी और को, एक्सपीरियंस आदमी से बात करूँ या किसी और को हायर करूँ। तो क्या आपको सही लगेगा कि मैं आपको इस चीज़ से टोटली फ्री कर दूँ और किसी और एक्सपीरियंस आदमी को हायर कर दूँ? मुझे तो देखो, तुम्हारी तरक्की देखना है और बीच में तुम और लोगों को लेके भी आते हो। तो यदि कोई वास्तविकता में तुम्हें आगे लेके जाए, और जहाँ मेरे हिसाब से पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी तक तो जो भी लोग आते हैं वो तुम्हें लॉस में ही आगे लेके जाते हैं, जिनके नाम तुम्हें खुद ही पता है, और इसीलिए तुम उनको छोड़ते हो। तो कोई भी आदमी तुम्हारे को ग्रोथ कहाँ दे रहा है, मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा है कि भाई आज आप यहाँ थे, अब आप दोगुना हो गए। मान लो कोई ग्रोथ वाला भी आ जाए। हाँ, तो आने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारे पास फंड्स होंगे तो हम अच्छा काम भी और अच्छे से कर पाएंगे। पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। यदि आपने पैसा भी कमाया और फिर आपने लोगों की भलाई में लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि पैसा कमा के आप अपने ऊपर ही खर्च करना चाहते हो तो वो उद्देश्य ही ऐसा है जिसमें फिर आप जो है, सफलता मुश्किल है। क्योंकि आप देखो, जितने भी सफल उद्योगपति हैं वो कैसे चले। आज जो इन्फोसिस का भी मालिक था, तो उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति करोड़पति हो गया, उसका ड्राइवर भी करोड़पति हो गया। आज रतन टाटा ने क्या किया, आज मुकेश अंबानी ने क्या किया। हर व्यक्ति का इन्होंने विश्वास जीता, हर आदमी को सहयोग किया। तो हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ अच्छाई की, कुछ ना कुछ भलाई की, केवल अपने लिए नहीं सोचा। तो हमें कहीं ना कहीं अपना दिल बड़ा करके और सभी की सोच और ज़्यादा, जैसे जो नेक्स्ट जनरेशन आती है किसी भी चीज़ की, जैसे पहले लोग हुए 100 साल पहले, आज जो लोग हो गए हैं, तो लोग कहते हैं कलयुग आ गया, लेकिन मेरे को सब लोग पहले से बेटर दिखते हैं। जो सामाजिक व्यवस्था है वो पहले से बेटर है। 100 साल पहले महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था, हमको ही नहीं था वोट, पुरुषों को भी नहीं था। आज हम अपनी गवर्नमेंट चुन सकते हैं, नहीं तो कोई राजा बन गया, वो जब तक मरेगा नहीं तब तक यदि वो शोषण भी कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर वो अपने बेटे को ही राजा बना के जाएगा। इस व्यवस्था में थे आप। तो हम बेहतर व्यवस्था में हैं, हम बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे को बेहतर चीज़ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो बेहतर करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो केवल अपने लिए सोचेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो पिछले 5 साल में अपन ने साथ में काम किया, बिजनेस बढ़ाया, पर मान लो कि मैं ये सोचूं कि भाई मैं किसी सीनियर पर्सन को लाता हूं और आपको हटा देता हूं वहाँ से, तो आपको बुरा लगेगा या रिलीफ मिलेगा? मैं ये सोचूंगा कि यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ प्लान बनाया है, यदि कोई हटाएगा तो कोई बिठाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि एक पापा और एक बिजनेस एडवाइज़र, वो दोनों आप हो, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्योंकि कई बार जो चीज़ें मुझे एक बिजनेस एडवाइज़र से चाहिए वो चीज़ एक पापा नहीं दे पाते, और जो पापा से चाहिए वो बिजनेस एडवाइज़र नहीं दे पाता। तो वो चीज़ें दोनों नहीं हो सकती एक इंसान के थ्रू।
हाँ, हो सकता है ये बात सही हो। और मेरा 50 साल की उम्र में यह उद्देश्य भी नहीं है कि मैं पैसे के लिए अंधी दौड़ लगाऊं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मुझे लोगों को ठीक करना है। तो अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने कभी पूछे ही नहीं आपसे जीवन में, लेकिन आज यहाँ पर मैं पूछूंगा कि इतने साल हो गए, ठीक है, मैं अब 23-24 साल का हो चुका हूँ, तो क्या आप मुझ पर प्राउड फील करते हो? अब इस बात का मैंने कभी शेयर नहीं किया तुमसे, लेकिन जो प्राउड की जो फीलिंग है वो कभी आती है कभी चली जाती है। जैसे जिस दिन तुमने NTSC निकाला था, जब वो फिट जी का रिज़ल्ट आया था, तो रात को हम सो ही नहीं पाए थे खुशी के मारे। तो पहली बार ही ऐसा हुआ था कि नींद ही नहीं आ रही, अब क्या करें। तो चीज़ें हुई बीच बीच में ऐसी, तुमने ऐसे काम किए जहाँ पे बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगा, लेकिन जब हम उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं कि भाई ठीक है, किताब लिखी, अच्छी बात है, प्राउड फील हुआ, किताब बिकी, अच्छी बात है, प्राउड फील हुआ, पेशेंट भी ठीक करने में तुमने हेल्प की, उनके टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बनाए, बहुत प्राउड फील हुआ। तुम 1 साल में 1000 किलोमीटर दौड़े, प्राउड फील हुआ। फिर एक दिन जो है तुम्हें ये समझ में आने लगा कि मुझे बॉडी बनानी है क्योंकि लोग मुझे पतला कहते हैं। तो अब महत्वपूर्ण ये हो गया कि लोग क्या सोचते हैं। अब तुम लोगों की सोच से जीवित हो कि लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए तुम्हें। तुम अब पर्सनली खुद को क्या अच्छा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। तुमने दौड़ना छोड़ के जिम चालू कर दिया, बॉडी बना ली, तो प्राउड फील नहीं हुआ। लगा कि मेहनत बेकार हो गई। तो पंजे में तो हरा दिया था। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक हेल्दी हार्ट जो है एक एथलीट के पास होता है, ना कि एक जिम वाले व्यक्ति के पास। तुम्हारे से तुम्हारा हारना जीतना, हाँ, हार के मुझे कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन तुम जो टोफू खाते हो तो मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे लगता है वो नेचुरल नहीं है, तो प्राउड फील नहीं होता। मैंने देखा है मसल वाले व्यक्ति जो फल खा के भी मसल बनाते हैं। यदि तुम फल खा के मसल बनाते तो प्राउड फील होता। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि नॉनवेज खा के ही मसल बनती है तो फिर प्राउड फील होता है कि नहीं, पार्थ ने बिना नॉनवेज, बिना एनिमल प्रोडक्ट खाए मसल बनाई है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भाई कोई फ्रूटेरियन मसल बना रहा है तो बड़ा बेकार लगता है कि इसने तो प्रोटीन खा के बनाई है। और फिर वो चीज़ दिखती है ओवरऑल हेल्थ में, कि जो हेल्थ का एक अल्टीमेट जो मुकाम पाया जा सकता है, उस मुकाम पे मुझे तुम दिखते नहीं हो। वो वाइब्रेंसी, वो चीज़ नहीं दिखाई देती। तो यदि तुम फ्रूट डाइट पे होते तो मुझे और ज़्यादा प्राउड फील होता। तो मान लो कि मैं 50% कम कमाऊंगा, 2 गुना हेल्दी हो जाऊं, तो आपको सही लगेगा? हेल्दी की डेफिनेशन मेरे हिसाब से वही है कि आप 100 किलोमीटर भी दौड़ सकते हो। हेल्दी की डेफिनेशन मेरे लिए ये नहीं है कि आप 20 किलो वजन और बढ़ा लो। नहीं, हेल्दी मतलब मोटा नहीं, मैं कह रहा हूँ वैसी हेल्दी नहीं, हेल्दी मतलब जैसे मसल, जैसे तुम्हारा टारगेट था कि मैं जिम जाऊँ हाँ, नहीं और मतलब मसल तुम्हारी बनाऊँ। डेफिनेशन ऑफ हेल्दी है
हाँ अब मैंने तो कहा वो 50% कम पैसे कमाए और तुम्हारी डेफिनेशन और हेल्दी के 2 गुना हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं तब ज़्यादा प्राउड फील करूँगा क्योंकि मुझे दिखेगा कि अब ये ज़्यादा जी सकता है, ज़िंदा रह सकता है। तो हर बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा ज़्यादा दिन ज़िंदा रहे, ज़्यादा स्वस्थ रहे। पैसे की तो खर्च करने की भी एक लिमिट है और अनावश्यक खर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। और उसके लिए आपको मेंटल टेंशन में जीना पड़ेगा और ज़्यादा कमाने के लिए और ज़्यादा टेंशन। मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई आवश्यकता है या उसको करना चाहिए। तो रिसेंटली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि दुनिया कुछ भी बोले, बट मैं चाहता हूँ कि भाई आप बोलो कि भाई तूने सही किया, या मैं अगर कोई एफर्ट डाल रहा हूँ तो वो अप्रिशिएट हो जाए। बट आपने कभी ऐसे किया नहीं, तो ऐसा क्यों है? मैंने अब समय समय पे अप्रिशिएट भी किया है और कुछ चीज़ें मुझे गलत भी लगती हैं, और गलत चीज़ के लिए यदि मैं अप्रिशिएट करूँगा तो उससे गलतियाँ भी बढ़ेंगी और ईगो भी बढ़ेगा। आज आप डॉक्टर हो, पेशेंट ठीक कर सकते हो, आपको पता है कैसे ठीक हो सकता है। आप क्यों नहीं एफर्ट डाल रहे हो? क्योंकि मेरे को नहीं है इंटरेस्ट कि मैं मरते तो हुए लोगों को आपको देखूं मरते हुए और लोगों को नहीं परेशान देखना, लोगों को देखूं मैं। आपको कुछ नहीं करना है। तमाम लड़कियां पीसीओडी से जूझ रही हैं। आपने आज से 5 साल पहले की वीडियो बनाई पीसीओडी के लिए, लोग आए और ठीक हुए। अब आप शांत बैठे हो। आपने 5 साल पहले एनिमल क्रूअल्टी पे वीडियो बनाई, लोगों को समझ में आया, लोगों ने एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दिए। आज आप शांत बैठे हुए हो। आपके उद्देश्य बदल गए हैं। कोई आदमी नहीं कमा रहा, सही रास्ते पे है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा अच्छा फील कर लेता हूँ। तो जब मैं छोटा था आप कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मैं आर्ग्यू नहीं करता था। मैं सोचता था कि मैं इनको एक दिन प्रूव करके दिखाऊंगा, बोलूंगा कुछ नहीं। तो आपको कभी रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा फील करता हूँ? मैं जानबूझ करके ही तुमको विपरीत परिस्थितियों में पटकता था, जहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ मैंने तुम्हें एफर्टलेसली दी नहीं और हमेशा गड्ढे में डाला गया। तो वो सब चीज़ें प्लान्ड होती थी कि तुम्हें गड्ढे में डालना ही है, जिससे तुम ग्रो कर सको। जैसे एक सीड होता है, यदि आम की गुठली है, उसको ज़मीन पे रख देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगी। उसका गड्ढा खोद के, गड्ढे के अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालनी पड़ेगी। जब उसको रोशनी नहीं दिखेगी, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तभी वो ग्रो कर सकती है। तो तुम्हारी ऑक्सीजन और लाइट जानबूझ करके रोक दी जाती थी। तुम छोटे थे, हम छोटे नहीं थे, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता था कि सीड कहीं मर ना जाए। तो वो सुपरविज़न था, लेकिन कभी सीड को ऐसा नहीं लगा कि वो सुपरविज़न है या नहीं। उसको गड्ढा दिखा, अंधेरा दिखा, उजाला नहीं दिखा, लेकिन वो हर चीज़ प्लान्ड थी, हर जगह वो प्लान्ड था वो। तो आपको लगता है कि मेरी जो इतनी एम्बिशन है उसके पीछे आपको प्रूव करने की डिज़ायर है? एक्चुअली एम्बिशन पहले पैदा भी कराई गई तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर एम्बिशन थी नहीं। तुम मज़े करने वाले व्यक्ति थे, जैसे कि होते हैं लोग। तो तुम्हारे अंदर ये थॉट डाला गया है कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे अंदर ये थॉट भी नहीं था, क्योंकि मेहनत तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए थॉट लाया गया। ये चीज़ तुम्हारे अंदर डाली गई कि जो व्यक्ति पैसा कमाता है वो ही अक्लमंद है। अब वो थॉट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लेकिन थॉट डाला गया था वो याद है मुझे। तुम्हारे अंदर वो थॉट नहीं था कि मुझे पैसा कमाना। तुम मज़े से जीते थे अपनी लाइफ।
तो मैं किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। अब वो थॉट डल के वो बड़ा पेड़ बन गया, उसकी कटिंग नहीं हो पा रही है। और मुझे याद है कि जब मैंने नीट निकाला था तब मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि तब तो मैं पढ़ाई करता था, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता था, तो पैसे से बारे में सोचते नहीं थे। मेरे दोस्त भी ऐसे थे कि वो भी इतना दिखावा ना कुछ, और अपने पढ़ते थे, एक दूसरे को पढ़ाते थे और मज़े करते थे। फिर जब कॉलेज में आया तो वो जब तुमने मेरे से 40 लाख रुपए की डिमांड की तो मैं 40 लाख दे सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि अब यहाँ एक इंसान बनने का चांस है, इसका मतलब कुछ करने का चांस है। तुम 40 लाख खर्च करके भी यदि सीट छोड़ देते तो तुम्हारी ज़िंदगी मेरे हिसाब से ख़राब हो जाती, या मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर यही थॉट डाला कि तुम 40 लाख कमाओ और सीट छोड़ दो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला था पैसा कमाने के लिए, और वो चीज़ तुमने फिर सीखी। यदि वो चीज़ नहीं होती कि मुझे कुछ करना है, या मैं MBBS से तुम खुश हो जाते तो तुम इतनी मेहनत ही नहीं करते। लेकिन अब वो चीज़ का ओवरडोज हो गया है। वो गाड़ी एक स्पीड मोमेंटम पकड़ के चली जा रही है, उसको रुकने की भी आवश्यकता है। अब हमें रुक के देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम गड्ढे में जा रहे हैं। तो अगर मान लो कि अगर मैं अपनी लाइफ में आज के बाद से मॉनिटरी टर्म्स में इससे आगे ना बढ़ पाऊँ, जितना आज कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा कभी जीवन में नहीं कमा पाऊँ, तो क्या फिर मैं आपकी नज़र में सक्सेसफुल होऊंगा? मेरी नज़र में तो यदि तुम एक व्यक्ति को ठीक भी करते हो, उसके दर्द जो है, जो वो पैसा खर्च करके ठीक नहीं कर पा रहा, वो तुम उसको एडवाइस देकर ठीक करते हो, तो मेरी नज़र में तुम सक्सेसफुल हो। मेरी नज़र में तो यदि कोई व्यक्ति जानवरों का शोषण कर रहा है और तुम उसको समझाते हो कि ये गलत है और वो छोड़ देता है, तो मेरी नज़र में सक्सेसफुल हो। लेकिन यदि मेरी नज़र में तुम आज 10 करोड़ रुपए कमाते हो, जो 10 करोड़ रुपए तुम भी यूज़ नहीं कर पाओगे, यदि यूज़ भी करोगे तो वो यूज़ या तो पर्यावरण के नुकसान के लिए होगा, या तुम अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे, या जीवन में छोड़ के ही जाओगे इस धरती को। पैसा तो वो किसी मतलब का नहीं है। उद्देश्य हमारे सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मान लो कि आज जो मैं कमा रहा हूँ उससे मैं नहीं कमा पाऊँ, उससे ऊपर नहीं जा पाऊँ कभी भी, तो सही है? वो बहुत अच्छा है, सही नहीं है, बहुत अच्छा है। और जिसने भी फल की चिंता की है वो सबसे पहले खुद ही मरा है। गीता में भी लिखा है, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जाए। जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे थे, आप सोचते कि भाई मेरे को इतने नंबर चाहिए, तो आप पढ़ लेते क्या? जब आप पेपर लिख रहे थे 3 घंटे का, तब आप सोचते कि मेरे को तो 670 नंबर लाने हैं, तो आप पेपर दे लेते क्या? ये थॉट ही गलत है कि हमें पैसा कमाना है। ये थॉट के साथ कोई भी उद्योगपति नहीं जिया, कोई भी व्यक्ति नहीं जिया, कोई भी इतिहास में ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये थॉट के साथ रहा हो कि मुझे पैसा कमाना है। तो ये थॉट बिल्कुल गलत है। चाहे पैसा कमाना हो तो भी गलत है, नहीं कमाना हो तो भी गलत है, समाज सेवा करनी है तो भी गलत है, खुश रहना है तो भी गलत है। आप इस थॉट के साथ खुश रह सकते हो क्या कि मुझे और पैसा कमाना है? जैसे ही आपकी इच्छा है कि मुझे और कमाना है, खुशी तो आपकी वहीं चली गई। आप जीवन जियोगे कब? 23 साल तो आपके निकल गए। कितने साल बाद जीवन जीना शुरू करोगे? तो अब हमने पॉडकास्ट में एक पार्ट रखा है जिसमें कि आप अब मुझसे सवाल पूछोगे, क्योंकि मेरा केवल पूछना सही नहीं है। तो अब आप बताइए। तुम अभी जो जीवन में कर रहे हो, क्या तुम उससे खुश हो? हाँ, मतलब मैं खुश हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ एक्सपीरियंसेस से। ये तुम्हारे पूरा जीवन ऐसे ही चलता है तो तुम ऐसे ही जीवन चाहते हो? नहीं, पूरा तो नहीं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली मैंने बताया कि मुझे ट्रैवल का शौक है। मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, अलग अलग देश जाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना, देखना कैसे लोग काम करते हैं, कैसे जीते हैं।
वो देखना चाहता हूँ। देखो, मैं कई लोगों से मिला हूँ जो दुनिया घूमते ही हैं, तो कहते हैं हम 10 देश गए, फिर 11वें देश में गए तो हमें वही एयरपोर्ट दिख रहे हैं, वही दिल्ली गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, सारे होटल एक जैसे ही दिखते हैं, किसी भी देश में चले जाओ वैसे ही डबल बेड लगा है, वैसे ही टॉयलेट बना हुआ है। तो उनको बड़ा मतलब डिफरेंस दिखता नहीं है, मोनोटोनस ही दिखता है। और जो लोग होटलों में नहीं रुकते, जो वाकई में वहाँ लोकल कम्युनिटी के साथ रहते हैं, वैसे कभी तुम घूमे भी नहीं हो। मतलब घूमना चाहता हूँ मैं घूमा भी था, अपन गए भी थे जीबी, उस टाइम पे अपन ने ऐसे कोशिश करी थी इस टाइप की घूमने की। हाँ, तो वो कैसे कर पाओगे, और फिर उसको करने से कौन रोक रहा है तुम्हें? उसको करने से मैं खुद को रोक रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अभी मेरे पे इतना पैसा नहीं है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ। उस तरीके से ट्रैवल करने के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए ज़्यादा, उस तरीके से करने के लिए और चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं घूमने लगूंगा तो फिर काम ठप हो जाएगा, और जहाँ नहीं, यदि इनकम आ रही है हमारा वो जीवन का उद्देश्य ही घूमना है, मेरा। वो वास्तविक उद्देश्य मुझे लग नहीं रहा। हम्म, वो केवल आप अपने खुद को एक इंसेंटिव दे के एक स्लेवरी सिस्टम में फंस गए हो, कि आप चाहते तो कुछ और हो, कर कुछ और रहे हो, और अपने जो काम है उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसके लिए ये काम कर रहा हूँ। तो आप एक ट्रैप में फंसे हुए हो, और फिर आप दिन रात पिसे पड़े हुए हो, रात को 2-3 बजे तक मेहनत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि घूमने जाना है, और सुबह मॉर्निंग वॉक तक पे जा नहीं पा रहे हो, 11 बजे सो के उठते हो। तो हम तो डेली जन्नत देख के आते हैं। पर मेरे साथ ऐसा रहा है कि मैं लाइफ में हमेशा एक बर्स्ट ऑफ मेहनत और बर्स्ट ऑफ घूमना, मतलब मेरा बैलेंस नहीं कर पाता मैं। जैसे एक बार अगर पढ़ाई करने लगे तो पागल हो, तेरे पढ़ाई कर ली कि आई है 223 लिया है, फिर घूमने लगे तो हो सकता है पागल हो तो घूमने ही लगेगी फिर नहीं, कुछ। लेकिन पढ़ाई की तो अपने को 2-3 मार्क्स मतलब रैंक दिखी। अब तुम पिछले 5 साल से मेहनत भी कर रहे हो व्यापार में, तो वो वहाँ ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही। तुम्हें दिख रही हो तो दिख रही हो, मुझे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो वो एफर्ट वेस्ट ही हो रहा है, और फिर उसका जब कोई चीज़ वेस्ट होती है ना, तो उसका टेंशन ही आता है अपने ऊपर। हम लाइफ को अच्छा नहीं कर रहे, ख़राब कर रहे हैं। किसी चीज़ का एक सैचुरेशन भी है ना। आप नीट का एग्ज़ाम एक बार दिया, आप दोबारा देना है क्या? नहीं दे सकते ना। तो अब आपको नई चीज़ों में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और जो जहाँ पे वास्तविकता में लोगों को आवश्यकता है, व्यापार आवश्यकता पे आधारित होता है, पैसे पे आधारित व्यापार नहीं होता। जिस चीज़ की समाज को आवश्यकता है, उस चीज़ से ही आप पैसा कमा सकते हो। अभी आप केवल पैसा कमाना चाहते हो, आप दूसरे को देख रहे हो, आप PW को देखने लगते हो, आप लॉस मेकिंग कंपनी को देख के पैसा कमाना चाहते हो। देखो, आप एक नीट के बच्चे के हिसाब से सोचो आप, कि आपको जो वो रोल मॉडल मान के चलता है, यदि आज आप उसकी जगह बैठ जाओ तो आप कर क्या रहे हो? तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे उसको आपको रोल मॉडल वास्तविकता में मानना चाहिए। और जब आप रोल मॉडल हो ही नहीं तो पैसा किस बात का? टीम बनाने से पैसा आएगा क्या? उद्देश्य क्या है? करना क्या चाहते हो? मुझे तो ऑब्जेक्टिव ही मिसिंग दिख रहा है। उद्देश्य ये है कि बायोवेक को सबसे फेमस बुक बनाना चाहते हैं इंडिया की, ऑलरेडी है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली बनाना चाहते हैं। उससे स्टूडेंट को क्या लाभ होने वाला है? हर घर में बायो पहुंच गई तो स्टूडेंट का क्या फ़ायदा? नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, और बायोहैक बुक ऐसी नहीं लिखी गई जिससे लोगों का जीवन बदल जाए। आप तो हर घर में ऐसी किताब भेजो ना जिससे लोगों का जीवन बदल जाए, लोग स्लेवरी सिस्टम से मुक्त हो जाएं, लोग दवाई खाने से मुक्त हो जाएं, लोग स्वस्थ हो जाएं। ऐसी बुक बना के भेजोगे तो ठीक है। बायोहैक से कैसे जीवन बदल जाएगा? ना किसी बच्चे को लाभ होना। यदि आप सभी लोगों पे बायोहैक पहुंच गई, सभी ने पढ़ लिया, सभी के नंबर बढ़ गए, लाभ किसका होना है? जब लाभ किसी का होना ही नहीं है तो फिर वो व्यापार कैसे है? तुम ये बताओ मुझे कि क्या
तुम अपने जीवन के उद्देश्य को बाकी दुनिया के उद्देश्य के साथ जोड़ सकते हो, या तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे लिए ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल जोड़ने चाहिए, बिल्कुल जोड़ूंगा मैं। कब जोड़ोगे? पता नहीं मेरे को। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? जो आदमी आज दर्द से मर रहा है, जिसको आज पार्थ गोयल की ज़रूरत है, जो आज तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जिनकी फैमिली में किसी के माँ बाप आज तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो उनको पार्थ गोयल कौन सी तारीख से हेल्प करेगा? जो तुम्हें पार्थ भैया मानते हैं और तुम जानते हो कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं, तुम कब से हेल्प करोगे? या नहीं करोगे, या अभी मन दोगे? अभी समय नहीं आया अभी, क्योंकि पार्थ गोयल को पैसा कमाना है। तुम किसी को 1000 रुपये की किताब बेच सकते हो, उसी आदमी को 10 लाख रुपए में वो खर्च करके डेड बॉडी लेके आने वाला है अपने माँ या बाप की, उसको तुम 1000 रुपये की किताब बेचने पे फोकस किए हो, जिससे वो डॉक्टर भी बनेगा तो ऐसा जो ठीक नहीं कर पाएगा। तो वो कब करोगे? करना है कि नहीं है? नहीं करना है। तो फिर वेट क्यों कर रहे हो? डर है ना कि बाकी चीज़ों का क्या होगा। बाकी चीज़ों पे जितना ऑटो मोड पे चल रहा है चलने दो। उसको ऑटो मोड ही करने के लिए वेट कर रहा हूँ। नहीं, मत करो वेट। समय नहीं है, इतना समय तो पृथ्वी पे भी नहीं है, पृथ्वी पे मनुष्य जाति के लिए ही नहीं है जितना समय तुम ले रहे हो। किसी के घर में कोई मर रहा है, उस पर तो बिल्कुल ही समय नहीं है। तो वो तो पहले भी मर रहा था ना, आज से 5 साल पहले भी, जब कुछ नहीं था। तो आज तुम हेल्प कर सकते हो ना, तुम रेडी हो, तुम्हें पता है, तुमने 5 साल में बहुत सारे पेशेंटों को ठीक होते हुए देखा है, उनके टेस्टिमोनियल वीडियो तुमने खुद बनाया, तुमने उनके एक्सपीरियंस को खुद नोट किया, तुमने उनको सुना है, तुम उनसे मिले हो, और तुम पे आज MBBS की डिग्री भी है। अब तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अब और 5 साल क्यों वेट करना है? क्या ये लक्ष्य बड़ा नहीं है? क्या तुम्हें बड़े लक्ष्य की जगह छोटा लक्ष्य करना पसंद है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तुझे लगता है मैं तुझे समझता नहीं हूँ? मतलब लगता था, आज क्लियर हो गया थोड़ा। अभी तक कभी खुल के बात नहीं करी चीज़ों के ऊपर। जैसे मेरा जो बुक चीज़ है, उसको मैं बहुत बड़ा बनाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा पब्लिकेशन हो गया बुक, सबसे सबके आगे। वो चीज़ है कि यार उस चीज़ का कोई एंड नहीं, वो कभी होगा नहीं। वो एंड हो भी जाएगा, उसका फिर सैचुरेशन आएगा, फिर डाउनफॉल आएगा, फिर डिप्रेशन में जाओगे। एक पेशेंट ठीक कर दोगे तो वो 100 लोगों को लेके आएगा, उसमें स्कोप ही स्कोप है। आपके पास 25 लाख लोग का मार्केट है नीट का, जो हर साल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं जो चेंज नहीं होते। यहाँ पे एक पेशेंट ठीक हुआ, दूसरे पेशेंट को जानता है, उसको रिकमेंड करेगा। नीट का बच्चा तो बायो है, यदि यूज़ भी कर रहा है तो भी दूसरे को रिकमेंड नहीं करेगा कि इसके नंबर नहीं बढ़ जाए। करेगा क्या? कंपटीशन बढ़ेगा ना उससे, वो कहेगा बताना मत। सही है। तू शादी के बाद भी ऐसे ही काम करेगा? सोचा नहीं मैंने इस बारे में, पता नहीं मतलब क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? जो भी करो पहले ही क्लियर कर दो शादी के पहले, क्योंकि कोई लड़की अपनी एक्सपेक्टेशन लेके आएगी और फिर तुम उसको समय नहीं दोगे, वो गलत है। उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, और फिर फैमिली को तो टाइम देना ही पड़ेगा। पत्नी को नहीं दोगे फिर क्या बच्चों को भी नहीं दोगे? बच्चों को समय नहीं देना तो फिर पैदा ही क्यों करना है? और बच्चे पैदा नहीं करना तो शादी क्यों करना है? तो बच्चे तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं हैं, तुम्हारा समय चाहिए उन्हें। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो है बच्चों को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। तो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट सबसे कम है। पैसे को कमाया जा सकता है, जो समय निकल गया वो वापस नहीं लाया जा सकता। आज माँ बाप चले जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। पैसा होगा भी तो किससे शेयर करोगे? पत्नी का भी समय निकल जाएगा तो उसकी एज वापस नहीं आएगी, वो दोबारा यंग नहीं होगी।
तुम कहोगे आज टाइम नहीं है, कल वो बूढ़ी हो जाएगी, फिर वो उसका समय निकल गया, तो अब वो फिर जवान नहीं हो सकती, ना तुम हो सकते हो। बच्चे छोटे से बड़े हो जाएंगे तो फिर वो वापस छोटे नहीं हो सकते। तो समय लौट के नहीं आता। जो चीज़ जिस समय में आपको करना है वो उसी समय में करना है, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। पर जैसे नरेंद्र मोदी हैं जो भी महान पुरुष पैदा हुए, आचार्य प्रशांति हो गए, तो उन्होंने शादी नहीं करी, इन्होंने फैमिली नहीं बनाई, क्योंकि इनका काम बहुत इन्होंने इम्पोर्टेंट रखा कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने उनका दोनों का काम पैसे कमाना नहीं था, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदना नहीं था, भले ही वो घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव थे कि धारा 370 कश्मीर से हटानी है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाना है। तो बहुत असंभव से टास्क लिए थे उसने। आचार्य प्रशांत ने भी बेड़ा उठाया हुआ है कि एनिमल क्रूअल्टी ख़त्म करनी है, रूढ़िवादिता ख़त्म करनी है, पंडितवाद ख़त्म करना है, फालतू के ढकोसलों को ख़त्म करना है। आपको क्या ख़त्म करना है? अब तू और कितने पैसे कमाना चाहता है? तो मैंने एक जगह एक वीडियो देखी थी तो उन्होंने बताया था कि भाई 15 करोड़ के आसपास आदमी को चाहिए होनी चाहिए, जिससे वो अपनी फैमिली चला सकता है। तो मैंने टारगेट लिया था कि 15 करोड़ अगर मैंने कमा लिए तो फिर उसके बाद मेरे को ज़रूरत नहीं है इस जन्म में, तो मैं नहीं कमाऊँगा। तो जो जिसने भी टारगेट दिया है, तो इंडिया में कितने लोग हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करके भी 15 करोड़ नहीं कमा पाते हैं, फिर भी जीवित हैं और अच्छे से जीवन जी लेते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे देते हैं, संडे के दिन घूम भी आते हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं, रात को समय पे सो भी जाते हैं। भारत में वो लोग भी जीवित हैं, अच्छे से रहते हैं, जो एक पैसा नहीं कमाते, जिन पे घर का मकान भी नहीं है। उनको सरकार निःशुल्क मकान देती है, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है, खाना भी देती है, उनको भी 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल देती है। पर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस चीज़ से निकालते हो? अच्छे कपड़ों से, या जो आदमी खुद को समय दे सकता है, वो अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, आप अपनी बीवी को कह रहे हो बात मत करो, तो क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाओगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? तो आपके हिसाब से कितना कमाना चाहिए? मेरे हिसाब से कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये देखो कि कितने घंटे काम करना चाहिए। कोई भी जो देश है, समृद्ध देश है, उसमें कितने घंटे काम किया जाता है। आप ये निकालो पहले कि अमेरिका के लोग कितने घंटे काम करते हैं, और जो देश ज़्यादा खुश हैं वो ज़्यादा बेटर हैं, या जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा बेटर है। अल्टीमेटली आपको खुश रहना है ना, तो जितना वर्कलोड कम होगा उतने खुश रहोगे। पर फिर आदमी ग्रो भी नहीं कर पाएगा ना लाइफ में। ग्रो करके खुशी तो रहना है, ग्रो करके गाड़ी खरीद के, बंगला खरीद के खुश रहना है ना। मेन उद्देश्य क्या है? खुश रहना। पर एक होता है पैसा कमाना, एक होता है जैसे आप मान लो आज के ज़माने में रहे हो तो आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप काम नहीं करोगे तो आपको एआई की नॉलेज नहीं होगी, वो भी एक सीखना है, अपना अपडेट रहना भी। तो अगर हम बाकी चीज़ों में रहेंगे, हम फैमिली को टाइम देंगे, हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो हम हो सकता है अपडेट ना रहें दुनिया के हिसाब से, और फिर हम पीछे चले जाएं। यदि हम फ्री होंगे तो हम अपडेट भी हो जाएंगे। अभी आप ओवर इन्वॉल्व हो, टारगेट में घुसे हुए हो, आप कब सीख रहे हो? आप सीख थोड़ी रहे हो। हाँ। तो आप सीखने के लिए टाइम दोगे, आप खुश भी हो जाओगे उससे, आपकी खुद की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो सीखना बुरा नहीं है, अंधी दौड़ में दौड़ना बुरा है। जो देशों के हैप्पीनेस इंडेक्स देखो, वहाँ लोग काम ही नहीं कर रहे, मज़े कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पर वो फिर दारू सुट्टा भी कर रहे हैं, गांजा भी फूक रहे हैं। तो दारू सुट्टा तो वो भी फूक रहा है ना, जो मेडिकल कॉलेज में बैठा हुआ है नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके, और वो इस तरीके से नहीं फूक रहा है टेंशन में। एक तो डिप्रेशन में आदमी फूक रहा है दारू सुट्टा, एक एंजॉय कर रहा है, वो लोड नहीं है उसके दिमाग पे। तो वो सही है।
वो सही नहीं है लेकिन उनसे बेटर है। और कोई दारू सुट्टा फूकना कोई वो नहीं है खुश रहने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। लोग माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ रहे हैं, तो वो भी वही चढ़ पा रहे हैं ना जिन पे टाइम है। पर जैसे मैं कॉलेज में था तो कई सारे लोग गलत आदतों में थे और मैं काम करता था, तो क्या वो गलत थे या मैं सही था? तुम्हारे पास टारगेट था कि तुम्हें पैसा कमाना है, उनके पास कोई टारगेट नहीं था। उनका टारगेट अचीव हो गया, उनको नीट निकालना था, नीट निकाल लिया। अब उनकी रैगिंग हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको दारू मिल रही, दारू पी रहे हैं, उनको सीनियर भी पिला रहे हैं। वो झुके हुए हैं, वो कह रहे हैं मेरा टारगेट अचीव हो गया। अब ऐसा नहीं हो कि कॉलेज से बाहर निकाल दे दारू नहीं पीने पे, लड़ाई हो जाए। वो दबाव में थे, तुम दबाव में नहीं थे। लेकिन बाद में तो खुद ही पीते ना, खुद ही की मर्जी से, और बल्कि उन पे पैसे नहीं होते तो भी कोशिश करते हैं कि पी लें। वो तो आदत पड़ गई ना, फिर शुरू थोड़ी किया उन्होंने। आपने पैसा कमाने की जो आपकी जो भूख है वो आपने शुरू थोड़ी की थी, अब आदत पड़ गई है। उसमें आप में फ़र्क क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये सब कुछ छोड़ दे और लोगों को ठीक करने में लग जा, पैसे की लालच छोड़ दे, नीट के चक्कर से बाहर आ जा, तो तू आज छोड़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि मैं इस दौड़ में भी आप ही कहने से आया था, और वो चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हो रही है जो मुझे लगता है मेरी कहानी है, मैं कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं खुद का ही मान रहा था, तो मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी कहानी लिख रहा हूँ कि भाई मैंने ये किया वो किया वो आगे इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। देखो, जो बंदा होता है ना, वो जब आगे वाली डाल पकड़ लेता है तो पीछे वाली छोड़ देता है। इसको बोलते हैं मरकट सिद्धांत। तो तुम अच्छी डाल पकड़ लो, अनावश्यक अपने आप छूट जाएगी। तो तुम भले ही ना छोड़ो, तुम पकड़ो तो सही। तुम एक बार उन लोगों का हाथ तो पकड़ लो जिनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। नीट पढ़ाने वाले तो हज़ारों लोग तैयार लाइन लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ तो कंपटीशन हो रहा है कि हमें पढ़ाना है, हमें हमारे बैच में पढ़ लो। वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। कैंसर हॉस्पिटल के आगे लाइन लगी हुई है, वहाँ कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है। वहाँ किसी डॉक्टर के पास पेशेंट से बात करने का टाइम नहीं है। किसी भी क्लिनिक पे कोई भी डॉक्टर पेशेंट से 1-2 मिनट से ज़्यादा बात ही नहीं करता। लेकिन बेरोजगार डॉक्टर भी तो बैठे रहते हैं, इन पे पेशेंट नहीं आते। हाँ, बैठे रहते हैं ना, लेकिन वो सिस्टम तो वही चाहते हैं ना कि यदि उनका क्लिनिक चले तो बात ही ना करें। वो बेरोज़गार क्यों हैं? या तो उन पे क्लिनिक खोलने के लिए पैसे नहीं है, या उनको कोई नौकरी नहीं देगा, या वो उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन वो उतनी योग्यता रख रहे हैं क्या कि वो किसी को ठीक कर दें? आज तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है या नहीं है कि तुम किसी पेशेंट को जो अन्य डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा, वो उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हो? क्या तुम्हें ये कॉन्फिडेंस है? और यदि वो कॉन्फिडेंस है तो टेक्निकली सोचो कि फिर पेशेंट तुम्हारे पास क्यों नहीं आएगा। यदि अन्य डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे, आप ठीक कर सकते हो, तो पेशेंट क्यों नहीं आएगा? जिसको ठीक होना है वो तो आएगा ना, जिसको दवाई खानी है वो नहीं आएगा। तो 100 में से एक पेशेंट ऐसा भी तो होगा जिसको केवल ठीक होना है, जिसको दवाई नहीं खानी है, जो दवाई खा खा के थक चुका है। क्या ऐसा एक भी पेशेंट नहीं है तुम्हारे हिसाब से? तो अब एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम, ठीक है? 2 चीज़ें बताऊंगा, उनमें से एक फटाफट बोलना है। पार्थ एट होम और पार्थ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। पार्थ एट होम। 1 करोड़ मोर और 1 ईयर मोर विद फैमिली। 1 year more with family। सक्सेसफुल सन और हेल्दी सन।
हेल्दी सन, लग्जरी कार और सिंपल कार? सिंपल कार, बिग हाउस और मनी इन बैंक? मतलब बिग हाउस और मनी इन बैंक? बिग हाउस, 100 करोड़ और कंप्लीट पीस? पीस, कंप्लीट पीस, वन थिंग पार्ट शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली? रनिंग बिहाइंड मनी, वन थिंग पार्ट दैट्स बेटर देन यू? better before camera and more confident, more followers. One thing you wish Parth understood about life? He should understand that peace is important and welfare of all beings are very important to live happily. Money cannot buy happiness. Fame or privacy? In my life, I prefer fame and I almost have no privacy. तो सब सवालों के बाद आखिरी 2 सवाल हैं और ये भी थोड़े ऐसे हैं कि अगर आप अभी तक की मेरी जर्नी में, मतलब मैं 24 साल का हुआ हूँ आपके सामने, तो कोई एक अगर ऐसा डिसीजन आपको लगता है कि आप चेंज करना चाहते, आपको मौका मिलता, तो वो क्या होता? या कोई भी नहीं है ऐसा? मैं कोई भी डिसीजन चेंज नहीं करता। सब सही हुआ है मतलब अभी तक? कहीं कोई गलती नहीं है। अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ अपन दोनों के रिलेशनशिप के बिटवीन, तो वो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कई बार मुझे लगता है कि हम जब बात करते हैं तो तुम चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हो, होल्ड कर लेते हो। तो एक्सप्रेशन होना चाहिए और पहले से प्री ऑक्यूपाइड रहता है दिमाग, तो जज कर लेते हो तुम चीज़ों को कि भाई ये गलती है। तो बिल्कुल क्लीन दिमाग से बात करनी चाहिए। और कभी कभी मेरे को लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा ईगो आ गया है। तुम्हें लगता है कि तुम पैसा कमाते हो और फिर उस चीज़ को दिमाग में रख के बात करते हो, तो उससे तुम चीज़ों को समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम ये फिर सोच लेते हो कि ये गलती होगा। तो यदि तुम थोड़ा सा और बात करते समय ऐसे बात करो कि हम 10 साल पीछे हैं, तो हम बेटर तरीके से एक दूसरे को समझ पाएंगे। 10 साल में हम आगे आके एक्चुअल में पीछे चले गए। मतलब जितने हमारे संबंध थे, जितना कम्युनिकेशन था, वो आज उतना नहीं है, उसमें हमने लैग किया है। तो एक आखिरी सवाल आज की हमारी पूरी पॉडकास्ट का, जो कि एक बड़ा सवाल है, और वो ये है कि अगर मैं सब कुछ लूज़ कर दूँ, मेरे यूट्यूब फॉलोअर्स, बिजनेस, पैसा, जो कुछ मैंने आज तक पाया, सब कुछ मैं लूज़ कर दूँ, तो क्या बोलोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सभी व्यक्तियों का हमेशा लूज़ होने ही वाला है, लेकिन जो ये फियर है वो इंसान को ख़त्म कर देता है। इससे ज़्यादा ही लूज़ होने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है हर व्यक्ति के साथ। जब इंसान मरता है तो उसका सारा पैसा, सारे रिश्तेदार, सारी एजुकेशन चली जाती है। तो एक ही बार मरना है ना। अब उसका 10% भाग यदि कभी चला गया तो क्या रोना है? 100% जाने वाला है, वो तो जाएगा ही ना। मृत्यु तो निश्चित ही है। उस दिन क्या बचने वाला है? कुछ भी नहीं। तो जरूरी है कि मरने के आखिरी दिन तक यूट्यूब चैनल चले, आखिरी दिन तक पैसा कमाते रहो,
आखिरी दिन तक फॉलोअर्स बने रहे। जरूरी ये है कि आज आप मज़े से जियो, आपको ये समझ में आए कि मुझे उतनी ज़रूरत ही नहीं है और इनफ है सब कुछ। पर अगर किसी के ऊपर लोन है, किसी के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर रेंट है घर का। हाँ, लेकिन वो सब हमने क्रिएट किया हुआ है ना, हम किसी भी दिन छोड़ सकते हैं। जो प्रकृति का सिद्धांत है, तो प्रकृति किससे ऑक्सीजन के पैसे ले रही है, किससे क्या कह रही है? क्या ज़मीन के पैसे ऊपर वाला मांगना शुरू कर दे कि भाई जो भी ज़मीन पे रहेगा उसको मुझे टैक्स देना है? मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम है ना ये, और मैन के लिए ही है। जानवरों से तो टैक्स वसूल नहीं कर रहे, सरकार भी टैक्स सबसे नहीं मांग रही। 1 लाख रुपये महीने तक तो टैक्स की छूट है। तो हम ज़बरदस्ती फंस रहे हैं, ज़बरदस्ती दौड़ रहे हैं। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा और काफ़ी लंबा चला गया है। तो अगर आपने एंड तक देखा है तो बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी सीखने को मिला है। तो कमेंट में तुम लिख देना कि क्या क्या तुम सीखने को मिला और कुछ क्या क्या तुम इम्प्रूवमेंट करने वाले हो अपनी लाइफ में इस पॉडकास्ट के बाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।